कोई भी ऐसी खबर है, फैक्ट है, कुछ भी है, उसको बोलकर या लिखकर पेश करना रिपोर्टिंग कहलाता है। तो आपने बोला या फिर लिखा, दैट्स अ रिपोर्ट। कोई किसी से पूछे आप कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कहें कि हम कम्युनिटी जर्नलिस्ट हैं, हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। जो मसले समाज में होते हैं जाति व्यवस्था की वजह से, उनके लिए क्या नीतियाँ बन रही हैं, क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उस पर हम रिपोर्ट बनाते हैं। और दिस इज़ हाउ हम कम्युनिटी जर्नलिज्म के ज़रिए अपने लोगों को सर्व करते हैं। हमारी महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न होता है ना, उनके साथ तमाम तरीके के सेक्सुअल असोल्ट होते हैं। तो जब हम उनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सेंसिटिव तरीके से सवाल करना पड़ेगा। आप सेंसिटिव होकर बात करेंगे, है ना। वो ऐसा नहीं है कि तुम इतनी रात को क्या करने गई थी, है ना, तुम वहाँ क्या कर रही थी अकेली। विक्टिम को हमें ब्लेम नहीं करना है ना। वी कैन नॉट ब्लेम द विक्टिम। किसी भी बलात्कार पीड़िता का, जो रेप विक्टिम होती है, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी पहचान, उसका घर, उसके गांव का नाम, उसका चेहरा हम अपनी रिपोर्ट में जाहिर नहीं करते। कभी भी जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं आज सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ में खड़ा हूँ और ये वाली महिला हैं जिनके साथ यहाँ पर असोल्ट हुआ है। आप लोकेशन भी रिवील नहीं करेंगे। आप गांव, जैसे आप हैदराबाद बोल दीजिए कि मैं हैदराबाद में हूँ, मैं साउथ हैदराबाद में हूँ, या ये कोई मोहल्ला है उसका नाम आप ले देंगे। बड़े छोटा नहीं, ऐसा नहीं कि गली नंबर 5 में, है ना, ऐसे नहीं, थोड़ा बड़ा, जैसे कि ये मोती बाग है कि मोती बाग में ऐसा हुआ है। और स्पेशली जब 18 साल से नीचे के जो लोग होते हैं, नाबालिग होते हैं, तो उसमें पॉक्सो जो कानून है वो एप्लीकेबल होता है। तो आप तो नाबालिग तो आरोपी भी है, अगर हत्यारा भी है नाबालिग, तब आप उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। हम जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, राइट। हमको ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ भी जाके बता दें, अरे यहाँ पर फूल उगा है, यहाँ पर एक चिप्स का पैकेट गिरा हुआ है, यहाँ पर 2 लोग बैठ के बिस्किट खा रहे हैं, वहाँ पर 2 कुत्ते बैठे हुए हैं जो अपनी पूंछ हिला रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ काम की बात बतानी है, क्योंकि आपका वीडियो, आपका रिपोर्ट सीमित होता है, उसकी सीमा है। अगर आप अखबार में लिख रहे हैं तो इतना सा पैराग्राफ आपको मिलेगा लिखने के लिए, उसी में आपको आपकी पूरी खबर बतानी है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में भी कोशिश यही होती है कि वो 8 से 10 मिनट का वीडियो उससे 5 मिनट के वीडियो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आजकल लोग रील में स्क्रॉल कर रहे हैं, भाग जाते हैं। जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें लफ्ज़ी नहीं, फैक्ट्स हों, घटनाओं के बारे में जानकारी हो। अगर कोई फिगर है, जैसे कोई हादसा हो गया तो कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं, वो नंबर हम दे रहे हैं कि मान लिया 10 लोगों की भाई इसमें मौत हो गई हादसे में, है ना। आप नहीं बोलेंगे अरे सैकड़ों लोग मर गए, नहीं, चैन से सोना है तो जाग जाओ। सनसनी नहीं फैलानी है। जैकी ने बॉडी लैंग्वेज पे कल बहुत शानदार क्लास किया, वॉइस मॉड्यूलेशन पे। नहीं, यू हैव टू, जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे आपके पैर दोनों एक साथ रखिए, स्टेबल हो, एक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, स्टेबल हो जाए। बॉडी लैंग्वेज आपकी एकदम शांत हो जानी चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, आपके शब्द लड़खड़ाने नहीं चाहिए, है ना। तो जब भी हम ऐसे बात करेंगे तो जैसे ये पूरा नेता वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा था, तो रिपोर्टिंग में वो नहीं करना है। तो आपका कोई हो सकता है एक वर्ड आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक प्रोफेशनली जब आप उसको करेंगे तो वो पीस टू कैमरा जो मैं हमको सिखा रहे थे PTC, उसमें थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। Bahujan YouTubers Meet 2025, sponsored by Ambedkar International Center, USA, Ambedkar International Mission, USA, ANA, USA, and Awaz India, organized by The Newspeak. सो जय भीम, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका बहुजन यूट्यूबर्स मीट के सेकेंड डे में। कल हम लोगों ने जर्नलिज्म और न्यूज़ रिपोर्टिंग के बारे में कुछ बारीकियां जानने की कोशिश की थी। आज मैं आपको रिपोर्टिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं और कुछ प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा करेंगे, एक दूसरे के साथ में बोलने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कल आप सबने देखा कि हमने बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म सीखा, उसके एक स्पेशल सेगमेंट में रिपोर्टिंग आती है। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म बताया था तो उसमें एक रिपोर्टिंग मैंने
एक सेगमेंट आपको दिया था, तो बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में बेसिकली रिपोर्टर बनना चाहते हैं। हर किसी का ये सपना होता है। जब हम लोग किसी मीडिया स्कूल में जाते हैं, हम लोग कोई डिग्री डिप्लोमा करते हैं, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो दो ही प्रोफेशंस के बारे में लोग बोलते हैं। एक होता है न्यूज़ एंकर, यानी स्क्रीन पे आके न्यूज़ को प्रेजेंट करना, और एक होता है रिपोर्टर। लेकिन उसके पीछे कम से कम 20-30 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो जर्नलिज्म के ही होते हैं। रिसर्च का होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग का होता है, असाइनमेंट डेस्क होता है, बुलेटिन प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्राफिक्स एनिमेशंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जर्नलिज्म का ही हिस्सा हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की चॉइस होती है रिपोर्टर या फिर एंकर बनना। अच्छी बात है, सबके अपने प्राथमिकताएं होती हैं। तो ये न्यूज़ रिपोर्टिंग पे हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये देखेंगे, आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा कि एक परिभाषा न्यूज़ रिपोर्टिंग की मैंने आपके लिए तैयार की है। सो व्हाट इज़ न्यूज़ रिपोर्टिंग? आप इसका फ़ोटो लें, आप इसको लिखें, आपको समझ में आएगा। न्यूज़ रिपोर्टिंग क्या है? किसी खबर, सूचना, घटना, बयान वगैरह से जुड़ी जानकारी, तथ्य, पड़ताल और पहलुओं को बोलकर या लिखकर पेश करना रिपोर्टिंग होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि रिपोर्टिंग की परिभाषा क्या होती है, कोई किसी का बयान आ गया है, कोई खबर है, कोई घटना हो गई है, उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करना, उनके फैक्ट्स को जुटाना कि क्या हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ सड़क पर कोई हादसा हो जाए, कोई फ्लाईओवर में कोई क्रैक आ गया या कोई हादसा हो गया, तो आप वहाँ पर जाएंगे और उस घटना से जुड़ी हुई जो फैक्ट्स हैं उसको कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे? उसमें हमारे 5W1H होंगे, है ना। जो कल मैंने आपको 5W1H बताया था, उसके क्वेश्चंस को लेके हम लोग फिर हम आएंगे कि रिपोर्टिंग, जब हमारी रिपोर्ट तैयार होगी तो 5W1H आप उसमें से ढूंढ के, जैसे यहाँ मान लिया किसी फ्लाईओवर में कोई क्रैक आ गया, तो आप क्या करेंगे? क्या हुआ है? फ्लाईओवर में क्रैक आ गया। कहाँ आ गया भाई? ये हैदराबाद से बॉम्बे वाले एक्सप्रेसवे पे आ गया, ठीक है। कितने बजे हुआ? कोई अगर कोई घटना, मान लीजिए कि कोई गाड़ी उसमें नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंटल इंजरी होगी, कुछ हो गया, तो हम वहाँ जाएंगे, वो फैक्ट्स को जुटाएंगे और उसके बेसिस पे फिर अपनी एक रिपोर्ट को हम तैयार करेंगे। तो कोई भी अगर घटना है उसको आप रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसी को रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे हमारा बहुजन यूट्यूबर्स मीट है, तो आप बहुजन यूट्यूबर्स मीट में आए हैं और इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था, एक स्टोरी आप बताते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुजन यूट्यूबर्स मीट के बारे में नहीं जानता है, जो यहाँ पर नहीं आया है, जो यहाँ पर शामिल नहीं है, वो आपकी रिपोर्ट को देखे या आपकी खबर को पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि यूट्यूबर मीट में क्या हुआ था। ये खबर अगर आप उसको बताएंगे तो एक रिपोर्ट की तरह कैसे बताएंगे ना। तो जैसे पीटीसी हम लोग करते हैं, पीटीसी हमारा होता है पीस टू कैमरा। जो हम ऐसे खड़े होकर जब हम कहीं पे बोलते हैं तो मास कम्युनिकेशन में हम उसको पीटीसी कहते हैं, पीस टू कैमरा, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ खड़ा होता मैं बोलता हूँ जय भीम, मेरा नाम सुमित चौहान है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। इस वक्त मैं हैदराबाद के सीडीएस में मौजूद हूँ और यहाँ छठा बहुजन यूट्यूबर्स मीट आयोजित हो रहा है। आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये देश भर के अलग अलग यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स हैं जो यहाँ मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स के लिए हाजिर हुए हैं। तो ये जो मैंने किया इसको हम बोलते हैं पीटीसी, है ना। तो ये मेरी एक पीटीसी है। तो कई बार क्या होता है, जब हम कोई रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हम 4-5 अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग फैक्ट्स के साथ में पीटीसी करते हैं, है ना। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा होके कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ लोकेशन चेंज करके यहाँ पे आके ये बता रहा हूँ। ये जो साथी हैं ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और यहाँ शामिल हुए हैं क्योंकि इनके लिए एक अवसर था मीडिया के बारे में ज़्यादा बातें जानने का। तो अलग अलग लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं जो अपनी पेशे में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया? पीटीसी 2, राइट। मैं अगर किसी पीछे से जाके करूँ उसको हम पीटीसी नंबर 3 दे सकते हैं ना। जैसे मैंने किसी फ्लाईओवर का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो जिस घटना पर मैं जाके कर रहा हूँ उसमें मैं अलग अलग पीटीसी कर सकता हूँ, है ना। उसको पीटीसी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति से उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई मान लिया कोई अधिकारी है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, वो वहाँ पर आता है, तो हम उससे उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये यूट्यूबर मीट है तो इसका जो आयोजन करने वाले लोग हैं वो हम लोग हैं। तो आप मुझसे आके अगर बात करेंगे, जो ऑर्गेनाइज़र होता है या जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अकाउंटेबल होता है किसी चीज़ के लिए, आप उसका भी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका इस पर क्या कहना है। तो आप में से जैसे कोई साथी मुझसे पूछे
कि ये जो मीट आयोजित हुआ है इसको आप 6ठे साल हो गया लगातार हर साल कर रहे हैं, इस बार क्या अलग था? कोई भी आप सवाल ले सकते हैं, कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। तो वो जो आप वीडियो उस आदमी का लेंगे उसको हम कहते हैं बाइट, BYTE, बाइट। एक वो काटने वाला बाइट नहीं होता कि ऐसे BYTE। तो किसी भी व्यक्ति से आप जब जाएंगे तो जैसे आप किसी SP से मिलें तो आप उसको क्या बोलेंगे? सर आपका वीडियो बनाना है, नहीं बोलेंगे ना, अनप्रोफेशनल लगेंगे, गलत लगेंगे। तो आप जाएंगे, आप उनके PRO से मिलेंगे या उनसे बात करेंगे तो आपको बोलेंगे सर हमें सर की बाइट लेनी है। बाइट मतलब उसका पक्ष, वो एक अपनी बात बोलेगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में देगा ना, वो हमें उनका लेना है। तो आप सिंपली किसी भी अधिकारी को बोल सकते हैं सर क्या आप एक बाइट दे सकते हैं, मुझे आपकी अपनी वीडियो के लिए, अपनी रिपोर्टिंग के लिए एक बाइट आपकी चाहिए। तो जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, जब आपको वो शब्दों का मतलब पता होगा तो आपको भी लोग सीरियस लेंगे कि बस प्रोफेशनल आदमी है, सही बात बोल रहा है। ऐसा नहीं अरे सर थोड़ा सा एक 2 मिनट वीडियो बना लीजिएगा ना, ऐसे नहीं बोलना है ना। तो बहुत प्रोफेशनली अच्छे से पेश आना है, दैट विल हेल्प यू। तो ये अगर आप इसको न्यूज़ रिपोर्टिंग में देखेंगे तो कोई भी खबर होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगा, मान लिया जैसे हैदराबाद में कल मेसी आया हुआ था ना, इतना बड़ा फुटबॉलर है, वो आया हुआ था, तो ये खबर है ना, हैदराबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये, तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, साउथ इंडिया, पूरे देश के लिए बड़ी बात है। यहाँ अगर आप वहाँ पर जाएं और वो बताएं कि मेसी आया तो लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, मेसी ने कैसे लोगों के प्रति अपना प्यार जाहिर किया, वो कोई फुटबॉल पे गोल करना चाह रहा था तो उसने कितनी आसानी से किया, कौन सा स्टाइल उसने इस्तेमाल किया, है ना, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं गोल करने के। तो आप उसकी बारीकियों को लिख कर, बोल कर जब बताते हैं, किस तरह से बताते हैं इन्फॉर्मेशंस को, वो आपके स्टाइल पर निर्भर करता है और फिर एक प्रॉपर न्यूज़ रिपोर्ट तैयार होती है। चाहे आप लिखें, लिख कर भी, जैसे अखबार में तो आप लिखेंगे, मैगजीन में, वेबसाइट पे लिखेंगे, या वीडियो में आप जो हैं आप उसको वीडियो के ज़रिए करते हैं। जो रेडियो वाले लोग होते हैं वो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डर होता है, आजकल लोग मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो ऑडियो से फिर अपना ऑडियो बुलेटिन रेडियो के लिए तैयार करते हैं। तो हम इसी तरह से जब जाएंगे, कोई भी ऐसी खबर है, फैक्ट है, कुछ भी है, उसको बोल कर या लिख कर पेश करना रिपोर्टिंग कहलाता है। तो आपने बोला या फिर लिखा, दैट्स अ रिपोर्ट। कल कुछ इसमें स्लाइड्स वो होंगी जो मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो व्हाट इज़ न्यूज़ में, न्यूज़ की परिभाषा हम लोगों ने कल जानने की कोशिश की थी। हाल की घटनाओं से जुड़ी ऐसी बातें जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, ऐसे मसले, घटनाएं, व्यक्ति या सूचनाएं वगैरह जिनके बारे में लोगों की दिलचस्पी होती है ना। जैसे लियोनार्ड मेसी आया यहाँ पे, तो हैदराबाद के सब लोग जानना चाहेंगे क्या हुआ, क्योंकि हैदराबाद का, इधर का जो तेलंगाना का CM है रेवंत रेड्डी, वो भी उधर उसके साथ में एक फुटबॉलर की पोशाक में थे और गोल कर रहे थे। राहुल गांधी उधर आए हुए थे। तो एक बड़ा इवेंट हुआ हैदराबाद के लोगों के लिए, तो लोग उसको जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, क्या टिकट के लिए कितना पैसा लग रहा है। अब जैसे उसमें 10 लाख आदमी, कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए दे सकता है और मेसी के साथ में सेल्फी ले सकता है। तो ये खबर लोगों को दिलचस्प लगेगी, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी जानना चाहेंगे, जिनके पास पैसा है वो भी जानना चाहेंगे कि यार मेसी से कैसे मिल सकते हैं। तो बोले अरे यार एक आदमी से मिलने के लिए 10 लाख रुपए दे दिए। तो सबको उसमें इंटरेस्ट होगा, उसमें सब उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हम ऐसी सूचनाओं के बारे में, जिसके बारे में लोगों की इंटरेस्ट होता है, लोग जानना चाहते हैं, उसको जब हम बताते हैं वो न्यूज़ होती है। तो मैं इसको क्योंकि कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये जर्नलिज्म, मैंने कल आपको बताया, खबरों को कहने या बताने की कला पत्रकारिता है। इट्स एन आर्ट ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, कि आप अपनी खबर को कैसे बताते हैं, किस तरह से पेश करते हैं, वही जर्नलिज्म होता है। इट्स एन आर्ट टू टेल यू अ स्टोरी। अपने लोगों को क्या बताते हो और किस स्टाइल में बताते हो, आपकी आवाज़ क्या है, आप क्या पंच लाइन लेते हो, क्या हेडर इस्तेमाल करते हो, क्या सब हेडिंग इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ जर्नलिज्म। और ये सवाल उठाना, लेगेसी, हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं कल। अब मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, जो कल लोग नहीं आएंगे, उन्होंने मिस किया होगा, क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म हम लोग कर चुके हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होती हैं। आप देखेंगे, एक होता है जनरल रिपोर्टिंग करना, कि आपने कोई घटना हुई है और आपने जाके किसी भी सामान्य घटना के बारे में आप गए, वहाँ पे बता दिया कि ऐसा हुआ। जैसे ट्रेन लेट हो गई है, आप हैदराबाद स्टेशन पर गए
और आपने बता दिया कि आज जो है 6 ट्रेन कैंसिल हो गई, 12 ट्रेन लेट हो गई, यात्रियों को परेशानी हो रही है, ये चीज़ हो रही है। आपने एक जनरल रिपोर्ट बना दिया है ना। आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी सामान्य घटना है उसको सामान्य तरीके से जब बताते हैं तो वो एक जनरल रिपोर्टिंग है, उसका कोई स्पेशल कैटेगरी में वो नहीं है, जनरल डेली बुलेटिन्स होते हैं वो। अब उसके बाद आती है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, कि आप अगर किसी जो राजनीतिक पार्टी है, कोई नेता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति के बारे में, उसकी पार्टी के बारे में, उनकी रैलियों के बारे में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, उनके ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके बारे में जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कहती है। जैसे आप अगर बहन कुमारी मायावती जी के बारे में उनकी एक स्पेशल रिपोर्ट बनाना चाहें तो आप उनकी रैली वगैरह में जाएंगे, है ना, उन्होंने अपने शासन में क्या काम किया था उसकी समझ रखेंगे, उनके विरोधी उनके बारे में क्या बोल रहे हैं उसकी समझ रखेंगे। तो एक कंप्लीट आपका एक पॉलिटिकल एक फिगर के बारे में आपकी एक्सपर्टी होनी चाहिए, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट करते हैं। तो जो जर्नलिज्म होता है अखबार में या टीवी में, रेडियो में, उनमें बीट्स होती हैं, वो मतलब कि हर आदमी हर काम नहीं करता है। तो जो व्यक्ति जर्नलिस्ट है जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है वो सिर्फ पॉलिटिक्स को ही कवर करेगा। उसको ऐसा नहीं है कि अब नासा का कोई सैटेलाइट लॉन्च हो गया तो वो उसको कवर करेगा, नहीं, वो पॉलिटिक्स पर ही उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। उसको हम बीट बोलते हैं कि आपकी बीट क्या है ना। जैसे आप कोर्स कोई करते हैं तो बोलते हैं ना आप किस कोर्स में हैं, तो इसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से आप कितने काबिल हैं उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग मिलती है जब आप रिपोर्टर बनते हो। तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आप सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में जो घटनाएं होती हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये हम क्योंकि बहुजन पॉलिटिक्स में हैं तो हमारे जो बहुजन नेता हैं, जो दलित बहुजन समाज के पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, उनके चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। और जैसे हमारे जो नेताओं की रैली होती हैं, क्योंकि वो बहुत बार आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होती हैं, उसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं मिलती है, या उसके बारे में खबर भी होगी तो ये होगा कि हैदराबाद में बहन जी आई थी तो ट्रैफिक जाम लग गया, इतने लोग परेशान हो गए। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, तो उनकी रैली में कौन लोग आए, उनकी रैली में हो सकता है कि यहाँ से 50-100 किलोमीटर से कोई कपल पैदल आया हो। जैसे हम बनारस में एक बार गए थे, तो बनारस में बहन जी की रैली में हम लोग गए, तो वहाँ बूढ़े लोग थे, एकदम काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष, और वो डंडे के सहारे खेतों के रास्ते चलते हुए आ रहे थे। तो हमने उनको रिकॉर्ड किया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला हम अपनी बहन जी को देखने जा रहे हैं। तो एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो बाकी जगह नहीं मिलती है ना। बाकी बस भर के आते हैं, वो सब होता है, पैसा देते हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उनसे बात करके कि अरे आप क्यों आए हो, तो आजकल आप देखते हैं ना वायरल होते हैं कि 500 रुपया मिला है तो आए हैं, तो वो खबर है ना। उसमें से रैली में आपने गया, वहाँ रैली में कोई व्यक्ति कोई ऐसी पोशाक पहन के आ गया जो कि कलरफुल है ना। जैसे आपने देखा होगा बहन जी की रैली में एक वो यशपाल एक लड़का था जो सिर पे एक मुकुट जैसा लगा के रखता था, जिस पे लिखा रहता है कि बहन जी अगली प्रधानमंत्री होंगी, है ना। वो होंगी कि नहीं, दैट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट एक व्यक्ति जो उनके उसमें पार्टी में अपने आप को समर्पित करता है, वो हर रैली में जाता था। और फिर आप देखेंगे बहुत फ़ोटो इंडियन एक्सप्रेस में, तमाम चैनलों पर उसके बहुत वायरल हुए, उनकी कोरोना में उनकी मौत हो गई। तो इस तरह की घटनाएं, जैसे छोटे छोटे इवेंट्स हैं, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। या जैसे आकाश आनंद को उन्होंने निकाल दिया पार्टी से, ये आपकी रिपोर्टिंग का हिस्सा होगा जब आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे ना, कि क्यों निकाल दिया, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या वजह होगा, बसपा का भविष्य क्या होगा, कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या है। इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अब एक सांसद बन गया है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम कर रहा है, लोग उसको लेके क्या कह रहे हैं। एमपी में उसके जो लोग हैं वो, उन पर कई आरोप लगे कि बीजेपी से पैसा लिया, बीजेपी की गाड़ियों में वो लोग जा रहे थे, लोगों ने रोक के उनको जो है डांटा वाटा। तो वो खबर है ना, वो खबर आती है। इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो वो खबर हैं। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आप उसके ऊपर तटस्थ रह के काम करें। जब आप बोलें तो थोड़ा तटस्थ रहें, एकदम ये ना हो कि आपके अंदर वो एक कार्यकर्ता जैसा गुस्सा आ जाए, है ना, कि अरे ऐसे कैसे कर दिया। तो आपको फैक्ट बताने हैं, न्यूट्रल तरीके से फैक्ट्स बताने हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आप बहुत बह ना जाएं। मतलब ऐसा ना लगे आपकी रिपोर्टिंग में कि अरे ये तो चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थक है, ये तो बहन जी का समर्थक है। जैसे हम आजकल न्यूज़ रिपोर्टर्स को क्या बोलते हैं, ये तो मोदी के भक्त हैं, मोदी मीडिया है ना। तो क्योंकि उनकी भाषा में वो झलकता है, उनके शब्दों में वो चीज़ झलकती है। तो हमें पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए थोड़ी सी न्यूट्रलिटी रखनी है।
इसके बाद हम इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग पे आते हैं। जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको कवर करने की जो स्टोरीज होती हैं उसे इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अभी हीट वेव्स आ गई हैं, है ना, दुनिया गर्म हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो उससे कितनी ज़्यादा तबाही हो रही है। जो क्लाइमेट की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंट पर जो उसका असर हो रहा है, समंदर में जो कचरा मिल रहा है, नदी नाले जैसे ख़राब हो गए हैं, दिल्ली में जैसे वायु प्रदूषण बढ़ गया है, एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो ये सारे इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग में आएंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है। हो सकता है आपको लगे कि आपके काम का नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बनेगी, आपको समझ में आएगा कि ये जो आदमी कर रहा है, आप हर रिपोर्ट को रिपोर्टिंग मान रहे होगे ना कि अरे हाँ ये रिपोर्टर है, बट आपको थोड़ा एक स्पेसिफिकेशन मिलेगा कि आप जब देखोगे कोई स्पोर्ट्स का व्यक्ति है तो वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, उसको जनरल न्यूज़ रिपोर्टर नहीं मानेंगे, दैट्स अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर। तो जो स्पोर्ट्स को कवर करता है, जो खेलों को कवर करता है, उसको हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर बोलते हैं। जैसे अभी हम होशियारपुर गए थे पिछले महीने, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया था, एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट था। पिछले साल मैं भोपाल आया था, वहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो है देश भर के SBI के जो SC/ST कर्मचारी थे उनके संगठनों ने आयोजित किया था, जिसमें देश भर से हमारे लोग शामिल हुए। एक बड़ा स्टेडियम जो है, प्रोफेशनल स्टेडियम जो है, वहाँ पर उन्होंने वो किया। तो हमारे स्कोप यही है ना, क्योंकि हम जनरल कहीं जाते हैं किसी खेल में तो उतनी भागीदारी हमारी होती नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई दलित बहुजन समाज का बच्चा हो, हम जैसे वो क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह हमारा लड़का है, तो एक वंदना कटारिया हॉकी में हमारी लड़की है, जिसको ओलंपिक में पिछली बार वो उसने 2-3 गोल किए थे, लेकिन टीम हार गई, तो हरिद्वार में उसके घर पर उसको गाली देते हुए जाती कि उसके घर पे पथराव किया था लोगों ने। तो वो उसका मैंने इंटरव्यू किया था, वो टोक्यो ओलंपिक में शायद उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पिछली बार, इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे प्लेयर है, हॉकी खेलते हैं वो लोग, लेकिन उसके घर पे जो है पथराव किया गया कि तुमको होता नहीं है। तो इस तरह की हमारी स्टोरी है, इस तरह की हमारी स्टोरी अगर आप दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से करते हो तो स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन हमारे लोगों का कितना है उसके बारे में स्पेशल स्टोरी करना, या हमारे किसी आदमी को सही मौका ना मिलना, क्वालिफाइड, जैसे विनोद कामली दलित थे लेकिन उनको बहुत नहीं मौका मिला, तो वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे आता है कि सचिन तेंदुलकर उनसे कम डिजर्विंग थे, उनका स्ट्राइक रेट, उनके जो काम था वो बेहतर था विनोद कामली का, लेकिन उसको मौका नहीं मिला, वो डाउन कर दिया, आज वो बर्बाद है। और सचिन तेंदुलकर जैसे लोग जो हैं वो बहुत फिर बुलंदियों पर चले गए। तो इस तरह के मसलों को भी हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे हरियाणा में हम लोग ये खबर करते हैं कि हरियाणा में हमेशा ये प्रचार होता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल है ना, जो भी ओलंपिक के मेडल आते हैं 2-4 वो उधर से ही आते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग पहलवानी और तमाम तरीके के स्पोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 जाति के ही लोग हैं, दलित लोग नहीं हैं वहाँ पर, है ना। पिछली बार वो हॉकी की टीम में सुमित वाल्मीकि एक लड़का हमारा सोनीपत का था, वो इकलौता ही दलित था पूरी टीम में, पूरे उस डेलीगेशन में जो हरियाणा का था। तो ये हमको ढूंढना पड़ेगा, ये हमको फैक्ट देखने पड़ेंगे। अब हमारा काम ये नहीं है सिंपली स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में कि अरे मैच हुआ, इसने इतने गोल किए, इसने इतना स्कोर बनाया, इसने ये किया, इसने ये किया, हमारा वो काम नहीं है, हमारा उससे ज़्यादा सीरियस काम है। वो तो आसान काम है ना कि अरे आप स्कोर बोर्ड को पढ़ दीजिए, लेकिन हमारा काम उससे ज़्यादा, हमको रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में हमको इस बात का ख्याल रखना है। अब पार्लियामेंट रिपोर्टिंग, संसद सत्र चलते हैं देश में ना, इधर पे आपके यहाँ विधानसभा होते हैं, राज्यों में असेंबली होती है, वहाँ पर रिपोर्टिंग होती है, तो वहाँ पर जो सेशंस होते हैं उसमें जाने के लिए एक स्पेशल पास बनता है। PIB पार्लियामेंट के लिए पास देती है। PIB का मतलब होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। भारत सरकार की ऑफिशियल जो भी सूचनाएं होती हैं वो PIB के ज़रिए आती है। जो प्रेस बेसिकली वो भारत सरकार का प्रेस है, तो वही आपको प्रेस रिलीज जारी करेगा, वही बताएगा, वही आपको PIB से मान्यता प्राप्त पत्रकार देश के किसी भी सरकारी संस्थान में जाके अपना पत्रकारिता का ID कार्ड दिखा के वो जर्नलिज्म के लिए उनसे वो कह सकते हैं कि हमें आपसे बाइट लेनी है, आपकी रिकॉर्डिंग करनी है, वो अधिकृत होते हैं सरकारी उसके लिए। तो PIB से जब मिलता है तो फिर पार्लियामेंट सेशंस का हम लोग अंदर संसद के अंदर बैठते हैं कि जब सेशन चल रहा होता है, तो कई बार मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो सेशन नीचे चल रहा होता है, उसके अगल बगल में विजिटर लॉबी होती है, प्रेस लॉबी होती है, तो हम वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ क्या काम काज हो रहा है उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं। कैमरा तो अलाउड नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन उस पर हम बाहर आके बोलते हैं कि अरे जब बिल पेश हो रहा था तो उस आदमी ऐसे वो ये कर रहा था, उसने ऐसा बोला था, वो स्पीकर की वेल तक चले गए थे, कुछ भी जो भी उसके दौरान होता है, जो भी उस बिल में जो चीज़ें होती हैं, बिल में क्या चीज़ें हैं, वो पार्लियामेंट रिपोर्टिंग में आती हैं। तो हमें उसका मौका तो बहुत कम लोगों को मिलता है पार्लियामेंट में जाने का, कि हमारे लोगों को तो
एसपी नहीं जाने देता तो उधर कैसे जाने दे। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट रिपोर्टिंग है क्या। उसके अलावा वॉर रिपोर्टिंग है। जब दो देशों में युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान युद्ध से जुड़ी हुई सूचनाओं के बारे में बात करना वो वॉर रिपोर्टिंग कहलाता है। जैसे करगिल का युद्ध हुआ था तो बरखादत्त वगैरह, ये दीपक चौरसिया, ये उसी समय बहुत फेमस हुए थे ये, क्योंकि वो लाइव युद्ध में रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पर बैठ के, और वो विजुअल्स फिर बड़े वायरल हुए थे इंडिया में, क्योंकि उस समय तक पहले जो युद्ध हुए थे वहाँ टीवी था नहीं उस समय पे, 65 की जंग हुई थी तो उसमें तो था नहीं। तो करगिल का युद्ध बहुत सारे लोगों के लिए एक यादगार युद्ध इस वजह से हुआ क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे जो उस युद्ध में गए और उन्होंने टैंक के पीछे छुप के कि यहाँ मिसाइल गिर रही है, वहाँ खड़े होकर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वो उनकी लाइफ का एक अलग तरह की अनुभव होते हैं, तो उसे हम वॉर रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे आज कल इसराइल और गजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करना, युद्ध की त्रासदी के बारे में बात करना, उसकी रणनीतियों के बारे में बात करना, ये वो चीज़ें होती हैं, है ना। अब जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भारत के बहुत सारे चैनलों को देखते होंगे जो वहाँ जाते हैं और उछल कूद करते हैं, नौटंकी सी करते हैं ना। वो इजराइल की तरफ जाके बोलेंगे कि यार इजराइल ने ये कर दिया, लेकिन गाजा की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि बम गिर सकता है उधर उधर गोली मारी जा सकती है, उधर नहीं जाते हैं। तो एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में एक उसका सपना होता है ये, मतलब देखो युद्ध होगा तो त्रासदी होगी, लाखों लोग मरेंगे, लेकिन एक रिपोर्टर के लिए जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसका ये सपना होता है कि मैं कभी वॉर रिपोर्टिंग करूँ। ये आप किसी भी पत्रकार से पूछेंगे तो बोलेगा यार शायद मुझे मौका मिले, मैं जो है वो बुलेट प्रूफ हेलमेट लगा के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जिस पे प्रेस लिखा और मैं जाऊँ। लोग मर रहे हैं लेकिन उसके लिए वो एक अवसर है। तो हालांकि बहुत सारे जो वॉर रिपोर्टर हैं वो बेचारे शहीद भी होते हैं, गजा जैसी जगह पे या बाकी जगह पे वो बहुत सारे लोग शहीद भी होते हैं, वो गोली का शिकार हो जाते हैं। खासकर जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है, वो मीडिया नहीं है, उसको तो और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको तो टारगेट करके भी मार दिया जाता है। गजा की एक रिपोर्टर थी अल जज़ीरा की, उसको इसराइल ने जानबूझ के मार दिया था। वो रिकॉर्डिंग उस पर डॉक्यूमेंट्री भी है एक, है ना। तो ये वॉर रिपोर्टिंग है। उसके आगे आप देखेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है। कल मैंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आपको सिखाया था। तो आप किसी खबर की पड़ताल जब करेंगे तो उसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कहते हैं। आजकल जो स्टिंग ऑपरेशन आप देखते हैं कि स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, चोरी छुपे कुछ वो कर लेते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का हिस्सा होता है ना। तो हम भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है, और उस पर कई तरह के अब कानून भी लाद दिए गए हैं कि आप स्टिंग रिपोर्टर नहीं बन सकते या रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन चल रहा है चीज़ें, कोर्ट की शरण ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ होता है। देन वी आर इनटू कम्युनिटी रिपोर्टिंग। जो हम काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे काम को समझ नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हैं। आप उनको बोले कि हम दलित जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम बहुजन जर्नलिस्ट हैं, है ना। तो एक जो वर्ड है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर हम न्यूज़ वीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर भी हमारी कोशिशों से हुआ है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी जर्नलिज्म। तो कम्युनिटी जर्नलिज्म ये जो वर्ड है, ये एक प्रोफेशनल टर्म है हमारे लिए कि हम वी आर इनटू कम्युनिटी जर्नलिज्म। हम लोग कम्युनिटी जर्नलिज्म में हैं। कोई किसी से पूछे आप कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कहें कि हम कम्युनिटी जर्नलिस्ट हैं। हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, जो मसले समाज में होते हैं, जाति व्यवस्था की वजह से उनके जो मुद्दे हैं, जो तकलीफ़ उनको होती है, उनके लिए क्या नीतियाँ बन रही हैं, क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उस पर हम रिपोर्ट बनाते हैं। और दिस इज़ हाउ हम कम्युनिटी जर्नलिज्म के ज़रिए अपने लोगों को सर्व करते हैं। तो आप अपने आप को कम्युनिटी जर्नलिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हम काम कर रहे हैं, ताकि बताने में आसान हो। अगर जैसे मैं अब विदेश में जाऊं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। दलित मतलब हो सकता है बहुत लोग ना जाने कि दलित क्या होते हैं ना। आप किसी मुल्क में जाएं, हो सकता है वो लोग ना जाने, तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि दलित क्या होते हैं, बहुजन क्या होते हैं, क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको उनको बताना पड़ता है। तो कम्युनिटी जर्नलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म हो सकता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन लेट अदर पीपल नो दैट आई एम अ कम्युनिटी जर्नलिस्ट, आई एम सर्विंग माई कम्युनिटी थ्रू जर्नलिज्म एंड वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज अ कम्युनिटी जर्नलिस्ट। तो ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव फाइनेंस रिपोर्टिंग एंड जेंडर रिपोर्टिंग। फाइनेंस रिपोर्टिंग में आप बजट और बाकी जो निफ्टी, सेंसेक्स, जो शेयर मार्केट है, जो पैसे का लेन देन है, जो पॉलिसी मेकिंग है, पैसे से जुड़ी हुई बजट है, उन सब से जुड़े हुए रिपोर्टिंग करते हैं। बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, रेपो रेट कम कर दिया आरबीआई ने, ये जो फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसे हम फाइनेंस रिपोर्टिंग कहते हैं। हम इसमें दलित बहुजन एंगल ढूंढ सकते हैं कि इसका हमारे समाज पर क्या असर हो रहा है ना। उसका
क्या जो पॉलिसी मेकिंग है उससे कितने लोगों को हमारे को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें आप दलित एंगल से स्टोरीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बजट का एक एग्जांपल दिया था कि बजट रिलीज़ हो गया लेकिन हमारे लोगों को कितना पैसा मिला, उसका कितना यूज़ हुआ, तो हम उसको उस नज़रिए से देख सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में आप बात कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसके वो तो एक भी किसी दलित आदमी की नहीं है। तो आप कोई खबर बना सकते हैं कि 10 टॉप कंपनियां जो हैं, मैं आपको देश की बताता हूँ, आप उनका नाम बताएं, उनकी टोटल नेटवर्थ बताएं, उनका काम बताएं और बताएं कि इसमें एक भी दलित नहीं है। या आप दलित करोड़पति जो मिलीनियर्स लोग हैं उनके बारे में आप जो हैं स्टोरी कर सकते हैं, वो भी फाइनेंस रिपोर्टिंग में आपको मदद कर सकती है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं हमारे समाज के भी जो बिज़नेस में हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कमानी ट्यूब्स में जो हमारी वो लड़की है, वो बहुत शानदार काम कर रही है, 2-2.5 हज़ार करोड़ की कंपनी है उनकी। तो ऐसी रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं। देन वी हैव जेंडर रिपोर्टिंग, जिसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध, खासकर जो वुमेन्स हैं उनके साथ होने वाले अपराध, उनके मसले, उसके बारे में बात करनी होती है। क्योंकि जनरल रिपोर्टिंग में तो आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक रिपोर्टिंग करोगे तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। जो महिलाओं के मसले होते हैं, जैसे महिलाओं के क्या मसले होते हैं, आप में से कोई बताएगा क्या क्या मसले होते हैं? आप बताओ भाई, सो रहे हो आप तो। महिलाओं के क्या मसले होते हैं? महिलाओं के मसले की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दिक्कतें होती है और क्या बोलते हैं उसको, कस्टिज्म होता है, अत्याचार होते हैं उन पे, यौन हिंसा, यौन हिंसा होती है, सेक्सुअल। आप बताओ, दूसरा बताओ। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे जॉब का है, उनको कई बार इसलिए जॉब नहीं मिलती है कि वो प्रेगनेंसी के कारण है या उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो एक बड़ा मसला है। और दूसरा उनके साथ भेदभाव होता है कि रात को ड्यूटी नहीं कर सकते, कई जगह पर ऐसा रहता है कि आपको नाइट एक टाइम के बाद आप नहीं जा सकते, और कई बार कम्युनिटी की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि वो आपको इस टाइम के बाद नहीं जाना है। तो ये भी एक मसला है जो महिलाओं के लिए। ये जो मसले दोनों लोगों ने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं। आप अगर देखेंगे कि महिलाओं का सिर्फ ये नहीं है कि उनको सिर्फ सुरक्षा का चिंता है, महिलाओं के कई सारे अलग मसले भी होते हैं। जैसे पेड मैटरनिटी लीव, जो हमारे साथी बोल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव दिया था। जब वो लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने अप्रूव किया था कि महिलाओं को जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी और समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। क्योंकि आज भी आप देखेंगे गांव देहात में जो दिहाड़ी मजदूरी होती है, कई बार महिलाओं का कम होता है, पुरुषों का ज़्यादा होता है। वो बोलते हैं कि पुरुष ज़्यादा बलवान होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो ये सब मिथ हैं, ऐसा नहीं है। महिलाएं किसी भी मामले में पीछे नहीं है, लेकिन उनके जो मसले हैं वो, जैसे वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी, कि जहाँ वो काम कर रही हैं वहाँ पे क्या सिक्योर इन्वायरमेंट है, अगर उनके साथ वहाँ पर किसी तरह का सेक्सुअली दुर्व्यवहार होता है तो क्या वहाँ पर कोई ऐसी कमेटी है जहाँ पर वो शिकायत कर सकें, है ना, वहाँ पर जाके उनकी शिकायत कर सके अपने सहकर्मी की, अपने बॉस की। इस तरह के मसले होते हैं। महिलाओं को सैनिटेशन का मसला होता है कि उनको प्रॉपर हाइजीन मिल रहा है कि नहीं, उनको सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं कि नहीं, उनको गर्भ निरोधक उपाय मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चा उन्हें पैदा करना है ना, उनका शरीर है, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है महिलाएं ना। तो उनकी क्या उस पर समझ है, लोकल लेवल पे महिलाओं में किस तरह की समझ विकसित हो रही है, उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, वो गर्भवती हैं तो क्या उन्हें पोषण मिल रहा है, सरकार उन तक पोषण पहुंचा पा रही है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि जो दलित महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, वो सवर्ण महिलाओं के मुकाबले 14 साल पहले मर जाती हैं, क्योंकि उनके पास में न्यूट्रिशंस और तमाम सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। और जीवन भर हमारी महिलाएं मेहनत भी करती हैं। आप अपनी माँ को देखें, आप अपनी दादी को देखें, अपनी बहनों को देखें, तो आपके दादा से बाप से ज़्यादा काम कर रही हैं खेत में भाई, घर का भी करती हैं और खेत का भी काम करते हैं, तो डबल चीज़ें झेल रही होती हैं, बहुत सारा काम कर रही होती हैं। और जो दलित महिलाएं हैं फिर उसमें कास्ट भी जुड़ जाती हैं। कल जैसे शैलजा मैम जो हैं वो बता रही थी कास्ट एंड जेंडर के बारे में, वो जब बता रही थी, तो एक तो महिला, ऊपर से दलित, है ना। अब जैसे हमारी महिला किसी खेत में जाके अगर किसी का खेत से चारा काट रही है, उसके आसपास में जो खरपतवार है उसको निकाल के चारा काट रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो खेत का मालिक है या जो समाज के वहाँ के जातिवादी लोग हैं वो उस महिलाओं को ज़्यादा शिकार बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये दलित है, ये क्या ही कर लेंगे, है ना, ये क्या ही विरोध कर लेंगे। और क्योंकि वो सदियों से ये करते आ रहे हैं तो उनमें एक गजब का आत्मविश्वास है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, है ना। दलित हैं, मारपीट के कर देंगे, नहीं होगा तो जो है 20-50 हज़ार रुपये दे के मामला निपटा देंगे, पुलिस वाला उनकी जात का होगा, SHO उनकी जात का होगा।
तो हमारी महिलाओं के लिए ज़्यादा डबल मुश्किल हो जाती है। तो ये महिलाओं से जुड़े हुए जो मसले हैं, है ना, शादी का अधिकार, राइट टू चॉइस, कि मैं अपनी शादी खुद करूं या मुझे अपना पार्टनर जो है वो खुद चुनने की आज़ादी हो, है ना। अभी नांदेड़ में देखो हमारी वो जो लड़की है वो डेड बॉडी हमारे दलित बच्चे से उसने शादी किया, क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो उसकी हत्या कर दी गई कि वो जय भीम वाला था, है ना। तो उसको हक होना चाहिए कि उसका पार्टनर कौन होगा। ये सिर्फ सुनने में नहीं, आप लोगों को भी अपने बहनों के लिए अपने घर में अपने आसपास इस चीज़ की आज़ादी देनी चाहिए, वरना आपको वो किसी के साथ भी आप उसको बांध दें, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो महिलाओं को आपको आज़ादी, आप होते नहीं हैं कोई उनको आज़ादी देने वाले, संविधान ने उनको स्वतंत्र बनाया है, लेकिन हम किसी तरह का व्यवधान उनमें ना डालें, उनको बराबर माने, उनको सेकंड क्लास सिटीजन नहीं मानना है। उनसे जुड़े हुए मसलों को जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वो जेंडर रिपोर्टिंग कहलाती है। तो जेंडर जस्टिस की बात होती है। जैसे हम जब कास्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। आपने मेरे मुंह से सुना होगा जब मैं पुरखों के बारे में बात करता हूँ तो आपने सुना होगा कल भी कि मैं बोल रहा था महापुरुषों और महामहिलाओं ने। आपने नहीं सुना होगा कहीं पे कि कोई महामहिला बोल रहा होगा, है ना। लेकिन हमें ये अपने शब्दों में लाना है ना, कि जब आप महापुरुष कह रहे हो तो महामहिलाएं भी हम बोलेंगे अपनी रिपोर्टिंग में। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो बोलते वक्त भी ऐसी कोशिश करें कि हम जेंडर न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल करें, है ना। जो जैसे मैं बोलूँ कि सारे आदमियों के लिए ये सुख सुविधाएं हैं, है ना। तो आदमी तो फिर औरत के लिए नहीं सुख सुविधाएं भाई, हैं। फिर उसमें वो आ जाता है कि अच्छा ये तो औरत कहाँ जाएंगी। तो हम वहाँ पर जो है, जैसे अंग्रेज़ी में हम पर्सन्स यूज़ करते हैं ना, जैसे मैन वेमेन के ज़रिए हम बोल देते हैं। जैसे चेयरमैन होता है तो हम बोलते हैं चेयरपर्सन, है ना। जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स को हम लेके आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपनी रिपोर्टिंग में भी इन शब्दों का ख्याल रखें कि सारे जो बातें वो पुरुषों के आसपास ना घूमें, है ना। तो जैसे मैन काइंड पहले इस्तेमाल करते थे, आजकल हम ह्यूमन काइंड इस्तेमाल करते हैं कि हम ह्यूमन्स हैं, है ना, हम मानव हैं, हम इंसान हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा सारे आदमियों के लिए, मैं बोलूँगा सब इंसानों के लिए सुख सुविधाएं हैं। तो हम एक उसका रिप्लेसमेंट एक वर्ड का लेके आ सकते हैं। तो हमारी जेंडर रिपोर्टिंग जो होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, बैलेंस्ड होगी और एक अच्छे तरीके से हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमें खास ख्याल रखना है दलित बहुजन समाज के लोगों की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न होता है ना। उनके साथ तमाम तरीके के सेक्सुअल असोल्ट होते हैं। तो जब हम उनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सेंसिटिव तरीके से सवाल करना पड़ेगा। आप सोचिए अगर किसी व्यक्ति के साथ में असोल्ट हुआ है तो आप उससे जब बात करेंगे तो वो पीड़ा आपको महसूस होनी चाहिए। आप सेंसिटिव होकर बात करेंगे, है ना। वो ऐसा नहीं है कि तुम इतनी रात को क्या करने गई थी, है ना, तुम वहाँ क्या कर रही थी अकेली। विक्टिम को हमें ब्लेम नहीं करना है ना। वी कैन नॉट ब्लेम द विक्टिम। So we have to be sensitized, we have to be sensitive towards women, especially from the Dalit Bahujan community, those who are oppressed. We need to be more sensitive when we talk to them, है ना। तो जैसे कानून है कि हम किसी भी बलात्कार पीड़िता का जो रेप विक्टिम होती है उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी पहचान, उसका घर, उसके गांव का नाम, उसका चेहरा हम अपनी रिपोर्ट में जाहिर नहीं करते। कभी भी जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं आज सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ में खड़ा हूँ और ये वाली महिला हैं जिनके साथ यहाँ पर असोल्ट हुआ है। आप लोकेशन भी रिवील नहीं करेंगे। आप गांव, जैसे आप हैदराबाद बोल दीजिए कि मैं हैदराबाद में हूँ, मैं साउथ हैदराबाद में हूँ, या ये कोई मोहल्ला है उसका नाम आप ले देंगे। बड़े छोटा नहीं, ऐसा नहीं कि गली नंबर 5 में, है ना, ऐसे नहीं, थोड़ा बड़ा, जैसे कि ये मोती बाग है कि मोती बाग में ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा लार्जर अम्ब्रेला में लेना है। लीगली भी आप उसके लिए जो है पनिशेबल होंगे। अगर आप किसी महिला की आइडेंटिटी को रिवील करते हैं तो इट्स अ क्राइम। और स्पेशली जब 18 साल से नीचे के जो लोग होते हैं, नाबालिग होते हैं, तो उसमें पॉक्सो जो कानून है वो एप्लीकेबल होता है। तो आप तो नाबालिग तो आरोपी भी है, अगर हत्यारा भी है नाबालिग, तब आप उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। आप सबको याद होगा कि निर्भया जो रेप हुआ था दिल्ली में 2012 में, उसमें जो सबसे ज़्यादा दरिंदगी करने वाला जो व्यक्ति था वो एक नाबालिग था, 17-18 साल का, है ना। लेकिन उसका चेहरा, उसका नाम आज तक आपने किसी ने नहीं देखा होगा,
वो छूट भी गया जेल से, 3 साल की सज़ा हुई थी, छूट गया। तो आप ये देखिए कि कानून है कि आप किसी व्यक्ति का जो नाबालिग है, आप उसका चेहरा, उसकी पहचान जाहिर नहीं करेंगे, भले ही वो कास्टिस्ट मतलब अप्रोच का व्यक्ति हो। जैसे कोई घटना हो जाए जिसमें वो नाबालिग है, मान लिया कोई 10वीं क्लास के बच्चे हैं और वो उसको जाति सूचक शब्द बोल रहा है, तो आप उसका चेहरा ब्लर कीजिए, वो कानून है। देखो, कोई शिकायत ना करे तो ना करे, फिर तो कुछ भी चल जाएगा, लेकिन अगर किसी ने शिकायत कर दी तो वो लीगली आप उसके लिए पनिशेबल होंगे। तो कोशिश करें कि नाबालिग के केस में आप उसका चेहरा ब्लर करें, पहचान जाहिर ना करें। मतलब हम पे तो इतनी बाउंडेशन होती है कि अगर वो आरोपी सख्त अपराध वाला है तब भी हम उसका पहचान जाहिर नहीं कर पाते। कानूनी आपको समझ होनी चाहिए कि किसका दिखाना है। तो जब दलित महिलाओं के बारे में आप बात करेंगे तो ज़्यादा सेंसिटिव हों, उनके मसलों को समझने की कोशिश करें, और ऐसा कभी ना सोचें कि मैं इनसे बेहतर जानता हूँ, है ना। कई बार हमको वो जो मेल ईगो है हमारा, या बड़ा फ्रेजाइल सा मेल ईगो है, हमको प्रिविलेज होता है पुरुष होने का, तो हमें लगता है इसको तो मालूम ही नहीं है, कुछ मेरे को आता है। तो सवर्ण भी तो यही कहते हैं कि इनको तो कुछ आता नहीं, हमें आता है। तो आप और उनमें फिर क्या फ़र्क हुआ। तो महिलाओं से जब आप कोशिश करेंगे जानने की, तो ये नहीं है कि अरे इसको कुछ नहीं पता मैं बताऊंगा। आप मुझसे बेहतर मेरी कहानी को नहीं बता सकते। आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ जो घटना हुई है उससे बेहतर आप कैसे बता सकते हैं। वो व्यक्ति अपनी पीड़ा को, आप बीती आपसे बेहतर बताएगा। हो सकता है उसके पास वो अच्छे शब्द ना हों, वो गद्य पद्य वाले शब्द ना हों, वो बड़ी काव्य संग्रह उनका ना हो कि वो ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके और बड़ा सा पोइट्रिक अंदाज से वो शायद ना बता पाएँ, लेकिन उन सिसकियों में वो जो आह उनकी निकलती है, जो भाव उनके चेहरे पर आता है, जो उनकी फेस पर जो लाइंस आती हैं, जो होठ उनके कांपते हैं, जो आंसू आंखों से आते हैं, जो गला यहाँ पर रुक जाता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आपका वहाँ पर मौन हो जाना, चुप हो जाना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो कभी कभी उस सेंसिटिविटी के साथ में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जब खासकर दलित बहुजन महिलाओं के मसलों की बात आएगी। मैं बहुत मतलब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यहाँ महिलाएं नहीं ज़्यादा आ पाई। हमने बहुत दिल्ली से 3 महिला स्पीकर थी हमारी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। हमारा दिल्ली में तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहता है महिलाओं का, 25 से 30 महिलाएं आती हैं। तो हमें महिलाओं को बराबर में ही लेके चलना है। हमें ये नहीं सोचना है कि वो किसी लायक नहीं हैं या कम उनमें योग्यता है। हमें हमेशा इक्वल समझना है, बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। जेंडर रिपोर्टिंग में खासकर दलित महिलाओं के मसलों में और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाइए, और ज़्यादा जेंडर को समझने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा कास्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जेंडर और कास्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे जो सवर्ण नारीवादी महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि महिला तो महिला होती है, उसमें दलित कहाँ होता है। तो हम उनको बोलते हैं कि जो सवर्ण महिलाएं हैं उनको कास्ट नज़र नहीं आती, और जो दलित पुरुष हैं उनको पैट्रियार्की नज़र नहीं आती, उनको पितृसत्ता नहीं दिखता, उनको फिर कास्ट ही दिख रही होती है, लेकिन खुद वो पैट्रियार्कल होते हैं अपने व्यवहार में, अपने घर की महिलाओं से कैसा व्यवहार करते हैं। तो आपके घर में आप चाय पीते हैं, चाय बना के कोई और लाता है, बर्तन कोई और धोता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं की शिक्षा पर, बल्कि हर हमारे महापुरुष को आप जो देखेंगे, ज्योतिबा फुले सावित्री माई तो पहली महिला शिक्षक बनी, बच्चियों को देश में पढ़ाने का सबसे पहला काम उन्होंने किया। तो हमें महिलाओं को, लड़कियों को अपने साथ लेके चलना है। कभी उनके साथ में बदतमीज़ी मत कीजिए, कभी उनको सेक्सुअली परेशान मत कीजिए, ईव टीजिंग मत कीजिए कि छेड़खानी करें। वो बहुत मुश्किलों से अपने घरों से निकल पाते हैं। कोई बच्ची हो सकता है बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, रो के, गिड़गिड़ा के स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हो, और आप जैसा कोई व्यक्ति, मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसको परेशान करे, उसकी पढ़ाई छूट जाए, हो सकता है उसका कई कम उम्र में उसकी शादी हो जाए, कम उम्र में वो माँ बन जाए, प्रसव पीड़ा में उसकी मौत हो जाए, उसके बच्चे कुपोषित हों, तो पूरी ज़िंदगी किसी की प्रभावित हो सकती है उस चीज़ से। तो हमें बहुत सेंसिटिव रहना है महिलाओं के प्रति कि जेंडर रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग ना भी करें तब भी आप एक अच्छे इंसान बने अपने पार्टनर के साथ में, है ना। जो पति पत्नी होते हैं, बाबा साहब कहते थे एक महिला का मतलब जो पति और पत्नी है उनका रिश्ता सबसे अच्छे दोस्त का रिश्ता होना चाहिए। तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे दोस्त बन के रहें, एक अच्छी लेवल पे जाएं, अच्छी दोस्ती रखें और अच्छा व्यवहार आपका हो।
तभी आपका जो है व्यक्तित्व सुधरेगा, आपके जो व्यक्तित्व में सुधार आता है तभी आता है जब आप बराबर में लोगों को लेके चलते हैं। तो ऊंच नीच का जो विचार है वो सिर्फ कास्ट का नहीं है, जेंडर का भी है ना। तो हमें जेंडर के मामले में जब हम अपनी महिलाओं के बारे में रिपोर्टिंग करेंगे तो ये जेंडर पे रिपोर्टिंग पे बबीता गौतम की क्लास थी, लेकिन वो उनकी बच्ची 4-5 महीने की है और वो बाई रोड नहीं आ सकती थी तो वो नहीं आ पाई, अदरवाइज़ उनकी फ़्लाइट थी, वो आपको इस पर बहुत अच्छी क्लास करती। तो हमें स्पेशली जेंडर रिपोर्टिंग में मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि बहुत सिंसियर तरीके से इसको रिपोर्ट करें। अब ये आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग करते वक्त क्या ख्याल रखना है हमको। तो रिपोर्टिंग करते वक्त हमको स्पेशली न्यूज़ सेंस होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। हम जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, राइट। हमको ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ भी जाके बता दें, अरे यहाँ पर फूल उगा है, यहाँ पर एक चिप्स का पैकेट गिरा हुआ है, यहाँ पर 2 लोग बैठ के बिस्किट खा रहे हैं, वहाँ पर 2 कुत्ते बैठे हुए हैं जो अपनी पूंछ हिला रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ काम की बात बतानी है, क्योंकि आपका वीडियो, आपका रिपोर्ट सीमित होता है, उसकी सीमा है। अगर आप अखबार में लिख रहे हैं तो इतना सा पैराग्राफ आपको मिलेगा लिखने के लिए, उसी में आपको आपकी पूरी खबर बतानी है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में भी कोशिश यही होती है कि वो 8 से 10 मिनट का वीडियो उससे 5 मिनट के वीडियो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आजकल लोग रील में स्क्रॉल कर रहे हैं, भाग जाते हैं। तो अगर आपकी न्यूज़ सेंस नहीं है, अगर आपने बहुत सही कंटेंट नहीं चुना, आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो 1 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखेगा। अगर आपकी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है और 1 घंटे का पॉडकास्ट है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हो सकता है लोग उसको 1 घंटा 2 घंटा देख ले, 3 घंटा देख ले। बट जनरल न्यूज़ रिपोर्टिंग में आप कोशिश करें कि लंबी, उबाऊ, बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें हमारी रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। हमेशा सेंसिबल और एक एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो बताना है वही बताना है, फालतू की बात हमको उसमें नहीं बतानी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें फैक्ट्स होने चाहिए। जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें लफ्ज़ी नहीं, फैक्ट्स हों, घटनाओं के बारे में जानकारी हो। अगर कोई फिगर है, जैसे कोई हादसा हो गया तो कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं वो नंबर हम दे रहे हैं कि मान लिया 10 लोगों की भाई इसमें मौत हो गई हादसे में, है ना। आप नहीं बोलेंगे अरे सैकड़ों लोग मर गए, नहीं, चैन से सोना है तो जाग जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। सनसनी नहीं फैलानी है, फैक्ट्स होंगे। खासकर दलित कास्ट एट्रोसिटी के मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आप अगर किसी गांव में जाएं और वहाँ जाकर ये बोल दें कि यहाँ पे तो दलितों का एकदम निकलना मुश्किल कर दिया है, इन लोगों ने मार डालेंगे, दंगे होने वाले हैं, हो सकता है वहाँ पे जातीय हिंसा भड़क जाए, संभावना है इस चीज़ की। तो हमें, आप सोचिए, आप अपने लोगों की मदद करने गए थे और आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि विरोधी लोगों ने वो आपका वीडियो देखा कि हम किसी के बाप से नहीं डरते और ये है, आ जाओ जिसको आना है, और पता चले आप तो 1 घंटे में रिपोर्ट करके आ गए और हमारे लोगों पर फिर हमला हो गया, है ना। होता है ऐसा कई बार। तो हमें बहुत सोच समझ, सेंसिबल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रिपोर्टिंग करनी है। फैक्ट्स बताने हैं, उसको एग्जैजरेट नहीं करना कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना है। लोगों से बात करनी है, लोग जो बोल रहे हैं उसी को एक सेंसिबल तरीके से पेश करना है। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब है हिंदी में किसी का हवाला देना, है ना। जैसे कोई घटना हुई है, उस घटना का जो पीड़ित है, किसी दलित व्यक्ति को खेत में से गुजरने नहीं दिया गया, है ना। उसको बोला तू इस ज़मीन पे नहीं जा सकता, तू दलित है। तो तुम अपने मुंह से बोलो और एक उस पीड़ित के मुंह से बोलो। पीड़ित ने, आपने उसका बयान लेना है, उसकी बाइट लेनी है और ये कहना कि ये जो है मोहन, इसका नाम है, मोहन को का कहना है कि उसको दलित होने की वजह से खेत में जाने से रोक दिया गया। तो आप जब किसी चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं तो आप लीगली भी सिक्योर होते हैं। कोई फिगर आप दे रहे हैं कि आप, जैसे ये मैसी इधर आया हुआ है हैदराबाद में, और इसके ऊपर ही कह दें कि सरकार ने इसको 100 करोड़ रुपए दिए हैं तब आया है ना। तो एक तो आप हवा में कह दें, और एक कोई विरोधी यहाँ का कोई नेता कह दे जो उस पर आरोप लगा दे कि ये तो सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, भाई 100 करोड़ रुपए दे के लाने की ज़रूरत क्या थी। तो आप बोलेंगे विपक्ष के नेता ने, इस पार्टी के इस नेता का ये कहना है कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। तो आप किसी को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपकी रिपोर्ट पर सवाल उठेंगे, अगर लीगल डिस्प्यूट भी होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास बयान है,
हमने तो वही बोला है जो उन्होंने कहा है। तो क्योंकि कई बार लोग बाद में पलट जाते हैं बयान से कि हमने तो ये बात कही नहीं थी, उसमें फिर आपको लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्योंकि लोग मना भी कर देते हैं। इसलिए ऑडियो या वीडियो हमेशा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, वो आपका सबूत होता है, आपके पास वो होना चाहिए जब आप कोई रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है आदमी मना कर दे, डर होता है, पुलिस ही गलत बयानी करवा दे, दबाव डाल के वो कह दे कि नहीं हमारे साथ तो ये हुआ ही नहीं था, ये रिपोर्टर तो झूठ बोल रहा है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो हमें एक उसका सबूत अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इमोशंस में भी सारे काम नहीं होते हैं। बहुत इमोशंस मतलब एकदम अरे बेपरवाह होके वहाँ जाके आप जो है आ जाएं, आपके पास उसकी लीगल रेमेडीज़ के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। अब इसमें बोथ साइड्स ऑफ स्टोरी, किसी भी स्टोरी की दो पक्ष होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि जब भी आप किसी घटना को जाते हैं कवर करने के लिए तो हमें आरोपी का भी वर्जन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पीड़ित के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आरोपी क्या बोल रहा है उसका भी हमको पक्ष उसमें रखना चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फार्मूला होता है। और कई बार क्या होता है कि जब आरोपी से आप बात करने जाते हैं तो वहाँ से भी एक स्टोरी का नया एंगल आपको मिल जाता है ना, कई नई सूचनाएं वहाँ से मिल जाती है। और बहुत बार कास्ट वाले मसलों में तो ऐसा होता है कि जब हम आरोपी से बात करते हैं तो वो जाने अनजाने अपने अंदर भरा हुआ जो जहर है, जो जाति की जो गंदगी है, वो उगल देता है। तो वो आपका वो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी होता है कि आप गए वहाँ पर और आपने उससे बात की। जैसे क्विंट की एक रिपोर्ट थी बहुत बढ़िया, जो हाथरस में जो पीड़ित बच्ची थी उसके यहाँ उस गांव में, कि उसने उन आरोपियों के घर वालों से बात की और वो आरोपी के घर वाले में कई लोग ये बोल रहे थे कि अरे ये तो डिज़र्व ही नहीं करते हमारे साथ बैठना, ये तो लायक ही नहीं है किसी के, ये तो खुद ऐसा करते हैं। और वो दलितों के बारे में बहुत सारी ऐसी खराब बातें बोल रहे थे जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गई। तो वो एक सबूत की तरह पीड़ित पक्ष के लिए भी है, पीड़ित पक्ष उसको एक सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकता है कि देखो इन्होंने तो कैमरे पे बोला था ये। और दूसरा, आपके लिए भी एक नई स्टोरी वहाँ से निकल सकती है, उसका आपकी स्टोरी मुकम्मल होगी, अच्छी होगी। तो आप कोशिश करें कि बोथ साइड्स ऑफ स्टोरी शुड बी देयर इन योर रिपोर्ट। तो हमें बोथ साइड्स ऑफ स्टोरीज़ को जो है वो हमेशा ध्यान रखना है। और एक हमको ध्यान रखना है न्यूट्रलिटी का, न्यूट्रल होना, है ना। न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी रिपोर्ट जब आप बनाते हैं तो आप सही से उस बारे में बात करें। आप ऐसा ना लगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आप चूंकि कम्युनिटी जर्नलिज्म में हैं तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत गुस्सा होता है हमारे अंदर। अब छोटे बच्चे को हमारे को कोई इस तरह से परेशान करे, जैसे पाली की घटना थी, तो आप जब टीचर से बात कर रहे होंगे या उसकी कम्युनिटी के लोगों से, आरोपियों की कम्युनिटी से बात कर रहे होंगे, तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार तुम कितने खराब लोग हो, तुम मतलब एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके बात करनी होगी, सेंसिबल बात करनी होगी। ऐसा ना लगे कि भाई एक तरफा वो पूरी रिपोर्टिंग हो गई है। उसमें आप अगर पक्ष डाल देंगे, थोड़ा सा न्यूट्रलिटी रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी एक बेहतर रिपोर्ट बनेगी। तो हमने देखा कि न्यूट्रलिटी पे हमने बात की। इसके बाद आता है इम्पैक्ट, कि आप रिपोर्ट करने गए, आप रिपोर्ट करके आए, रिपोर्टिंग की और आपका वो व्यूज़ आ गए, बात ख़त्म हो गई। जो व्यक्ति पीड़ित था, जिसकी आप आवाज़ उठाना चाहते थे, अब हमको कई लोग बोलते हैं ना मेरे को मिलकर, अरे सुमित जी आप हमारे लोगों की आवाज़ को बहुत मजबूती से उठाते हो। अच्छी बात है, लेकिन मेरे आवाज़ उठाने का क्या कोई असर हो रहा है? जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया कि हमने एक रिपोर्ट बनाया कि हमारे ओवरसीज स्कॉलरशिप्स बच्चों के नहीं आ रहे हैं, और वो एक हमारी रिपोर्टिंग से 43 बच्चों को 43 करोड़ रुपया मिल गया। तो हमारी रिपोर्ट का इम्पैक्ट होना चाहिए। कई स्टोरीज़ में ऐसा होता है कि कोई घटना है, कोई पीड़ित है और उसमें उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लेकिन आपने रिपोर्ट किया, आपने वहाँ के एसएचओ को फ़ोन लगाया या आप वहाँ गए और आपने बोला उसको कि भाई ये पीड़ित पक्ष है, विक्टिम का ये कहना है कि आप तो उनके एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तो कानूनन आपको करना चाहिए। तो वो उसको दबाव पड़ेगा मेंटली कि यार ये मामला मीडिया में चला गया है, अब ये मामला हाईलाइट हो गया है, सोशल मीडिया पे आ गया है, तो हो सकता है उस व्यक्ति की वो एफआईआर को दर्ज कर ले। तो हमारे काम से इम्पैक्ट होना चाहिए। हमारी महिलाओं को अगर कोई न्यूट्रिशंस के लिए कुछ खाने का सामान, आहार मिलना था और वो नहीं मिला, हमने रिपोर्टिंग की और फिर वो रिलीज़ हो गया। मिड डे मील में हमारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा था, हमने रिपोर्ट की और अच्छा मिलने लगा। ये हमारा इम्पैक्ट होना चाहिए। तो हमेशा कोशिश करें
जब आप रिपोर्टिंग या कोई जर्नलिज्म का काम करते हैं तो इस बात को भी ऑब्जर्व करें कि यार मैं ये काम करके आया था, खबर का असर, कि हमारी खबर का असर क्या हुआ, उसके बाद फिर उसको आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। आप उसे अपना पोस्ट कार्ड बना के, पोस्टर बना के आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, रील बनाइए कि देखो हमने ये खबर बनाई थी यार, इसका ये असर हो गया और लोगों को फ़ायदा हो गया। गुड़गांव में कुछ बच्चे फंसे हुए थे, वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे और बहुत महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली थी, दलित बहुजन समाज के बच्चे थे। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम बहुत महीने से ऐसे फंसे हुए हैं और मालिक हमको गाली देता है और पैसा देता नहीं है। तो मैंने उनके मालिक को फ़ोन किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इस स्टोरी को हम लोग करेंगे और आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको इस पर क्या कहना है, आपको सभी तरीके से ही बात करना है, पक्ष लेना है उनका। फिर उस इतना करने से कि मैंने उन्हें फ़ोन पे थोड़ा सख्त भाषा में उनको बोला कि आप जिम्मेदार हैं, आप बताइए आपका क्या कहना है। उस व्यक्ति ने उनका सैलरी 5-6 महीने का रिलीज़ कर दिया। मज़दूर लोग थे, रेस्टोरेंट में कोई वेटर था, कोई सफाई कर्मचारी था। आप यकीन मानिए उन लोगों ने बहुत आपस में इकट्ठा करके चंदा हमारे को 5,000 रुपये का डोनेशन भेजा। वो 15-20 जो मज़दूर जो बेचारे कई महीने से वहाँ फंसे हुए थे, उनको अपने घर जाने तक का पैसा नहीं था उनके पास में। हमारी एक रिपोर्ट से उनका पैसा मिला और वो उसको थैंक यू करने के लिए उन्होंने हमको 5,000 ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया आपस में कंट्रीब्यूट करके। तो आप सोचिए कितना इमोशन होगा उनमें कितनी शिद्दत होगी कि ये हमारा मीडिया है, ये हमारी बात कर रहा है, इनके बोलने से हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करें अपनी रिपोर्ट से। ऐसे बहुत सारे मसले हैं हमारे खबर से, जैसे पंजाब में केजरीवाल सरकार जब दिल्ली में भी थी तो इन्होंने वहाँ पर करीब 110-120 जो हैं वो सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किए थे। वो सरकारी एडवोकेट होते हैं, मतलब उसको सैलरी मिलती है, उसको पर्क्स मिलते हैं, वो एक सरकारी ओहदा होता है। वकील को कोर्ट में लिस्ट करते हैं वो लोग, सीनियर एडवोकेट बोलते हैं। उसमें एक भी दलित नहीं था। हमने उसको स्टोरी चलाई, हमने उस पर स्टोरी की कि आरक्षण को खाने का केजरीवाल मॉडल, हमारे यूट्यूब पे होगा वो, अभी आप देखेंगे तो। हमने बोला कि केजरीवाल कैसे आरक्षण को खा गया हमारे, इसमें हमारा आरक्षण लागू होना चाहिए था। 100 लोग बनाए हैं तो भाई पंजाब में 35% आबादी हमारी है, 20, 25, 35 तो कुछ तो बना था हमारे। तो हमने उसको स्टोरी किया। वो भगवंत मान गवर्नमेंट ने हमारी स्टोरी के बाद जो है वो स्ट्राइक डाउन किया, उस ऑर्डर को रोका उन्होंने, नई लिस्ट जारी की और हमारे 25 सीनियर एडवोकेट जो दलित समाज के लोग थे उनको अपॉइंट किया गया। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। ये इसका कोई महत्व जाने ना जाने, बट ये बहुत बड़ी बात है। हाई कोर्ट में घुसने भी नहीं देते हमारे लोगों को, लेकिन वहाँ हमारे लोग अगर सीनियर एडवोकेट बन के जा रहे हैं, लाखों रुपए का पैकेज, लाखों रुपए के केसेस, अलग ओहदा, अलग वैल्यू, भले ही वो समाज के लिए काम करें ना करें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी खबर का असर हुआ। हो सकता है उनमें से कोई एक अच्छा आदमी हो जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। तो आप जब भी कोई खबर करेंगे हमेशा कोशिश करें कि उसका असर हो और फिर आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, आप उसको कीजिए कि भाई हमने किया था, हमारी वजह से हमारी खबर का ये असर हुआ। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, जनता में आपको थोड़ा और ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलेगा। अब ये 5W1H आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए, ये मैं कल आपको समझा चुका हूँ। तो इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अभी हमारा सेशन ख़त्म हो गया है। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं इस बारे में, जो न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़े हुए सवाल हैं, वो हम सवाल लेंगे। और कुछ लोगों से मैं थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिकल सा करते हैं, फिर क्वेश्चन सेशंस लेते हैं ना, ठीक है। तो आप में से मुझे 2-3 वॉलंटियर चाहिए। कौन वॉलंटियर करेगा? आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अभी तीनों लोग यहाँ पे ऐसे खड़े होंगे, एक दूसरे को माइक देना है। और ये जो भी यूट्यूबर मीट हो रहा है इसके बारे में 30 सेकंड से 40 सेकंड आपको एक पीटीसी करनी है। पीटीसी जो मैंने बताया कैमरे के लिए हम करते हैं, अलग अलग तीनों लोग करो, जैसा जिसको जो आता है। 30 सेकंड 40 सेकंड, अगर आपको 1-2 मिनट चाहिए सोचने के लिए वो ले लीजिए। और एक 30 या 40 सेकंड का एक अच्छा पीटीसी कैमरे को देखते हुए कीजिए, ठीक है।
साथियों, हम लोग हैदराबाद में हैं और बहुजन यूट्यूबर मीट 2025 का आयोजन यहाँ हो रहा है और सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ में ये आयोजन हो रहा है और ये आयोजन करता न्यूज़वीक की पूरी टीम है और इनका हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। जय भीम। सम्मानित साथियों, आज यहाँ पे हैदराबाद में जो द न्यू वीक के आयोजन पे कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पे हमारे देश के कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ पे यूट्यूबर मीट कार्यक्रम हो रहा है ताकि हमारे बहुजन समाज में जो अत्याचार, शोषित, वंचित, लाचार और हमारे देश में किसी भी समाज से रहे हों, हम लोग चाहेंगे कि अपने समाज में या फिर अपने देश में इस तरीके की चीज़ें किया जाए ताकि जो जिसके साथ जुल्म हो, अत्याचार हो, उसके लिए आवाज़ें मजबूती से उठाया जाए। इसी के साथ थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम साथियों, आज हम हैदराबाद में हैं और यहाँ पर बहुजन यूट्यूब मीट 2025 किया जा रहा है और हमारी टीम यहाँ पर इन्विटेशन दिया है। बहुत सारे जितने भी जर्नलिस्ट पूरे इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं, जो बहुजन के लोग हैं जो यूट्यूब में अपना कार्य कर रहे हैं, कि वो किस तरह से अपने आप को आगे रख सकते हैं, किस तरह से अपने लिमिटेड सोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम हैदराबाद में सेंटर ऑफ दलित स्टडीज़ में ये जो है कार्यक्रम होगा और ये 2 दिन का कार्यक्रम है जिसे हमारी टीम, हमारे बॉस जो है सुमित चौहान जी एड्रेस करेंगे और इसके अलावा बहुत सारे जो है जर्नलिस्ट, बहुत सारे स्पीकर्स आपको मोटिवेशंस और जर्नलिस्ट की डिफरेंट जो है जो उसकी डिफरेंट इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको बताएंगे। ये थैंक यू सो मच। तालियां तो बजाइए, तालियां। ये पीटीसी था कि भाषण था? तो कल हमने 5W1H सिखाया, बहुत कम लोगों ने उसको फॉलो किया अपनी पीटीसी में। जैकी ने बॉडी लैंग्वेज पे कल बहुत शानदार क्लास किया, वॉइस मॉड्यूलेशन पे। तो नहीं, यू हैव टू, जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे आपके पैर दोनों एक साथ रखिए, स्टेबल हो, एक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए आपका पैर, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, स्टेबल हो जाइए। बॉडी लैंग्वेज आपकी एकदम शांत हो जानी चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, आपके शब्द लड़खड़ाने नहीं चाहिए, है ना। तो जब भी हम ऐसे बात करेंगे तो अब जैसे ये पूरा नेता वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा था, तो रिपोर्टिंग में वो नहीं करना है ना। सम्मानित, हाँ, है ना। तो सम्मानित साथियों, या ऐसे आपका कोई हो सकता है एक वर्ड आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक प्रोफेशनली जब आप उसको करेंगे तो वो पीस टू कैमरा जो मैं हमको सिखा रहे थे पीटीसी, उसमें थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर आप देखिए कि इनके में और मेरे में फ़र्क क्या था। बॉडी लैंग्वेज भी आपको नोटिस करनी है, शब्दों का उच्चारण, लड़खड़ाना, हर चीज़ आप नोटिस कीजिए और समझिए कि कैसे हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जब हम किसी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं तो उस रिपोर्ट में सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। देना चाहिए, अच्छी बात है। आप कहाँ खड़े हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं, किस इवेंट में हैं उसके बारे में बात करते हैं। जय भीम साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। इस वक्त मैं हैदराबाद में मौजूद हूं और यहाँ देश के बहुजन यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स का सबसे बड़ा जमावड़ा लगा है। देश के अलग अलग कोने से बहुजन यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। द न्यूज़ वीक की तरफ से लगातार 6ठे साल बहुजन यूट्यूबर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। बात खत्म। उसके बाद हम वॉइस ओवर कर सकते हैं, उसके बाद हम बाइट्स लगा सकते हैं, उसके अलावा हम वॉक थ्रू कर सकते हैं। वॉक थ्रू क्या होता है? जब हम किसी इवेंट में खड़े होते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। साथियों, यहाँ जितने पार्टिसिपेंट हैं वो देश के अलग अलग कोने से आए हैं। ये साथी हैदराबाद से आए हैं, ये साथी कर्नाटक से आए हैं, ये साथी तेलंगाना से आए हैं। अपने काम को छोड़ के इन्होंने अपनी लगन से YouTube की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की और सोचा कि यहाँ जो ट्रेनिंग मिल रही है उसका फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ कई बड़े पत्रकार, कई बड़े स्पीकर मौजूद रहे जिन्होंने लोगों को अपने अपने पेशे के बारे में बेहतरीन तालीम दी।
बहुत आसान सा, अब सिंपल बता देंगे, सिंपल उनसे बात कर लेंगे, इनसे बात कर लेंगे। तो वी कॉल इट वॉक थ्रू एंड वॉक्स पॉपुली। कल मैंने आपको बताया था वॉक्स पॉप क्या होता है, लोगों की राय जानना। ये वॉक थ्रू हो जाएगा कि मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैं बताऊंगा, यहाँ एक डिजिटल स्क्रीन लगी है जिस पर आप अलग अलग तरीके से अपनी स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसको आप ऊपर नीचे करके अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ कोई भी स्लाइड के ज़रिए लोगों को बेहतर संदेश दिया जा सकता है, क्योंकि देखकर और लोगों को पढ़कर ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा प्रभावी बनता है। ये यहाँ एक स्टैंडी लगा हुआ है जिसमें यूट्यूबर मीट 2025 हैदराबाद का जिक्र है। उन चैनल्स के लोगो यहाँ पर हैं जो इस इवेंट में शामिल हुए हैं। यहाँ स्पॉन्सर्स के बारे में बात किया गया है। ये जो स्पॉन्सर्स हैं, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आवाज़ इंडिया, इन लोगों की मदद से ये इवेंट हो रहा है। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको वो देखकर समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ मीडिया ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप को साथ में दिखाया गया है। ये लिखा है, इसका मतलब भी देखकर आप समझ जाएंगे। एक पोस्टर को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, आप देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो है जिसके हाथ में माइक है और यहाँ एक लड़की कैमरे को ऑपरेट कर रही है। और आप देखेंगे कुछ यहाँ पर कटआउट्स हैं जो हाथ में टीवी का माइक लिए हुए खड़े हुए हैं। तो ये संदेश देता है कि बहुजन यूट्यूबर मीट किस बारे में है। जो यहाँ साथी आएंगे उनको यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग, एंकरिंग, उनको यहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, न्यूज़ रिपोर्टिंग के बारे में, इस तरह के जो ज़रूरी पहलू हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वॉक्स पॉप क्या हो गया, लोगों से बात करना, और वॉक थ्रू क्या हो गया, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वॉक थ्रू सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं आप उनको देख के अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, है ना। जैसे यहाँ कोई प्रदर्शन हो रहा है तो मैं बताऊँगा मान लिया यहाँ कुछ लोगों ने ट्रेन को रोक दिया है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, वॉक थ्रू करना है उस पर। तो साथियों, इस वक्त मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं ये भीड़ इकट्ठा हो गई है जिसने ट्रेन को रोक दिया है। इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है किसी भी ट्रेन को नहीं जाने देंगे। आप देखिए सबके हाथों में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। लोग यहाँ की सरकार से कह रहे हैं कि आप आकर हमसे बात कीजिए। लोग नारे लगा रहे हैं या हल्ला मचा रहे हैं। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। यात्री परेशान हैं। ये यहाँ इस तरह का एक कैओस बन गया है। तो आपको चीज़ें देखनी है वहीं पे और उसी को एक्सप्लेन कर देना है, राइट। उसी को एक्सप्लेन कर देना है। आपको बहुत आसान भी लगेगा वो काम करना, क्योंकि सामने से देख देख के बोल देना है ना। तो देखो यहाँ पे ये है, उसमें कुछ कनेक्ट करके फिर दूसरे पॉइंट पे चले गए। आपको देखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। बहुत आसान सा हो जाता है। बस आपको अपने शब्दों पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, बाकी चीज़ों पर कमांड रखनी है, उसमें थोड़ी सी बेहतरी लेके आनी है। अब मुझे 2 वॉलंटियर और दे दीजिए। आ जाओ, एक कोई और आ जाओ जो आना चाहता है। कहाँ ठीक है, आप ये लीजिए माइक, ठीक है। ये सामने दीवार है जिस पर द न्यूज़ वीक लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका वॉक्स पॉप का एरिया है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है। माइक लीजिए, उसे एक्सप्लेन कीजिए जैसे मैंने अभी स्टैंड पहले अपना मतलब बोल सकता है। हाँ, बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। बट इसको एक्सप्लेन करो। यहाँ खड़े होगी, ये दीवार है आपके यहाँ, इसको एक्सप्लेन करो। नमस्कार, मैं गौतम कुमार और आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है हैदराबाद में है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आयोजन किया गया है यूट्यूबर मीट का, जो कि द न्यूज़ वीक जो है उसके माध्यम से कराया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं सुमित चौहान जी जो है इसका आयोजन किए हैं। और पूरे भारत से कह लीजिए लोग पहुँच रहे हैं इस आयोजन का, कहीं ना कहीं लुत्फ़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कह लीजिए तो नए नए चीज़ सीख रहे हैं जो वंचित रह गए कहीं ना कहीं ज्ञान से। उसमें कहीं ना कहीं सिखाने का काम किया जा रहा है। और बहुत सारा चीज़ है, कहीं ना कहीं यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ LED स्क्रीन के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि सिर्फ सुनने के बजाय आप देख करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारा यहाँ पर पोस्टर हैदराबाद जो यूट्यूबर मीट जो आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं न्यूज़ ब्रेक के माध्यम से छठा ये कह लीजिए बहुजन यूट्यूबर मीट है। 13-14 को आयोजन किया गया था।
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10 शूद्रा इस टाइप से बहुत सारे कहीं ना कहीं पोस्टर में उन लोगों का मतलब लोगो लगाया गया है। ये तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। ये लोग कहने धन्यवाद, थैंक यू। तो ये आप देखेंगे कि आप अपने विषय से कैसे भटक जाते हैं, है ना। कि आप जाना चाहते थे कलकत्ता और पहुंच गए लाहौर, है ना। तो मैंने इनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया था कि ये दीवार है, इस दीवार पे जो चीज़ें लिखी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम किसी घटना के बारे में बात करते हैं, तो हमें अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस्ड रहना चाहिए। अगर आपने इधर का कोई जिक्र ये मैं कर चुका था, मैंने इनको इशारा भी नहीं किया था कि आपको यहाँ पे आना है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो फ्लो होता है ना, जब आप बोलते हो अंदर से अपने आप मुंह से बातें निकलती रहती हैं, मतलब ज़बान पे कुछ आता है, दिमाग कुछ और कहना चाहता है। बहुत बार होता है ना, लोग बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बात कुछ और निकल रही होती है। तो ठहराव, कंट्रोल, फोकस्ड में ऐसा नहीं कि एकदम सिर दर्द कर लेना, रिलैक्स्ड, स्टे रिलैक्स्ड, है ना। उसमें आपको ये होना चाहिए कि मुझे किस बारे में क्या बात बोलनी है और किस बारे में क्या नहीं बोलना है। ये भी हमारे काम का हिस्सा होता है। तो हम जब भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसी चीज़ों को लेंगे, उसी चीज़ों के बारे में। अब जैसे ये यहाँ पर द न्यूज़ वीक के बारे में बात कर सकता था कि ये दीवार है, इस पर द न्यूज़ वीक लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, अचानक से ये दीवार पर क्यों आ गया? क्योंकि आज यहाँ यूट्यूबर मीट आयोजित हो रहा है। देन वो उसको कनेक्ट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता था चीज़ों को, या न्यूज़ वीक की हिस्ट्री के बारे में बता सकता था कि न्यूज़ वीक क्या है ना। किसी पॉइंट पे जैसे जो चीज़ होती है ना, उसके बारे में हम बता सकते हैं, उसका इतिहास भूगोल बता सकते हैं ना, उसके आविष्कार के बारे में बता सकते हैं, उसकी खोज के बारे में बता सकते हैं, किसने शुरू किया, उसकी क्या जर्नी रही, क्या चीज़ें हुई, कौन इनके पीछे है। हम एक पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं और उसको कनेक्ट करके फिर अपनी स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना कि जब जो चीज़ बोलनी है, जो भी स्टोरी आप कर रहे हो, उसी के इर्द गिर्द रहें। इसलिए हम जब एंकरिंग करते हैं तो हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि हम बोलते हुए नहीं हमको याद रहता कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। फिर हम लगातार बोलते जाएंगे, आपको बात किसी और पे करनी थी, है ना, वो मुश्किल हो जाता है। और उसमें फिर ये गुंजाइश होती है कि आप गलत भी बोल सकते हैं, कोई शब्द ऐसा निकल सकता है जो नहीं आना चाहिए था, वो गड़बड़ हो सकता है। तो उसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है। अब तुम आ जाओ साथी, इधर आ जाओ। ये तो आज आया, कल नहीं आया था ना, ठीक है। तुम इस पूरे इवेंट के बारे में, आज पहला दिन है, कल नहीं आए थे ना, ठीक है। तुम आज आए हो, कैसे आए हो, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताओ, सिर्फ एक्सपीरियंस बताओ। तुम सुबह से आए हो, तुमने क्या देखा है, सिर्फ एक्सपीरियंस बताओ 1 मिनट में। इवेंट के लिए, हाँ इवेंट का, ये मानो कि हमें कुछ भी नहीं मानो। सभी को मेरा जय भीम। और जैसा कि सर ने ओके, जय भीम साथियों, मेरा नाम है श्रीकांत गौतम और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। जैसा कि मैं सुबह यहाँ पर आया और हमें पता है कि हम यहाँ पर अम्बेडकर जर्नलिज्म से एकत्रित हुए हैं। सभी को मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और उल्लासित हो रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ सुबह आया तो मैंने देखा कि सुमित सर सामने मेरे चेयर पर बैठे हुए थे और मुझे उनसे बात कर सबसे बेहद खुशी का पल ये रहा कि सर ने मुझसे सबसे पहले यह पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं, आप जाइए पहले खाना खाइए, फ्रेश होके आइए, फिर उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। और फाइनली अब वो मौका आ गया है जब मैं सिर्फ सर के सामने खड़ा हुआ हूँ और हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। थैंक यू। सब लोगों को इनकी सब बातें समझ में आई? क्योंकि उन्होंने माइक को बहुत ज़्यादा क्लोज पकड़ के रखा था, राइट। और जो शब्द थे उनमें ठहराव नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी वो बोले जा रहे थे। 1 मिनट का समय है तो 1 मिनट में बहुत कुछ बता देना ज़रूरी नहीं है। आप काम की ही बात बता सकते हैं, आपका अंदाज़े बयां प्रभावी हो सकता है, ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। और माइक को हमेशा यू शुड बी ए पोजिशन लाइक दिस, ये जो हिस्सा है आपका, इस पे होना चाहिए माइक, क्योंकि ये ना तो बहुत दूर है ना बहुत क्लोज है, राइट। आप भाषण नहीं दे रहे हैं कि ऐसे करके आप बोलें, ठीक है, ऐसे ऐसे देखो। यू शुड, पीटीसी है वो, पीटीसी में आप खड़े रहते हैं, वॉक थ्रू में आप चलते हैं,
है ना। पीटीसी में आप कैमरा के खड़े हो जाते हैं, स्टैंड होके खड़े होके तभी आप अपनी बात बोलते हैं। तो योर पोजीशन शुड बी लाइक दिस। कैमरा हमेशा इस तरह से आपको वो करेगा, तो माइक को आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कि आप कहाँ कंफर्टेबल है। और जब आप पीटीसी कर रहे हैं, जब आप बता रहे हैं किसी को, तो आपका एक हाथ में माइक लीजिए, उसको शिफ्ट मत कीजिए ऐसे कभी इसमें ना। कर भी रहे हैं तो बहुत होता है, कभी कभी हम रिपोर्टिंग में ज़्यादा देर तक किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं, हाथ दर्द करने लगता है, देन सिंपली हम दूसरे हाथ में लेके ऐसा कर लेते हैं। तो उसमें भी हमें स्विच बहुत जो है तरीके से करना है, क्योंकि माइक में साउंड गड़बड़ होगा। जैसे वो जब बोल रहे थे तो कितना ख़राब साउंड आ रहा था, सेम माइक है, सेम जगह है, सेम इन्वायरमेंट है, लेकिन वो जो बोल रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत नॉइज़ थी उनकी आवाज़ में, तो बहुत कम लोगों को उनकी पूरी बात समझ में आई। तो माइक की पोजीशन सही रखिए और हमेशा एक हाथ को, अगर आप पीटीसी करें खड़े होके, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। बॉडी लैंग्वेज, वी कॉल इट बॉडी लैंग्वेज, राइट। तो वो एकदम ऐसे रोबोट की तरह भी नहीं बोलना है ना, बिना पलक झपकाए। जब भी मेरा नाम सुमित चौहान है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस वक्त ये हो रहा है, आज यहाँ यूट्यूबर मीट है, बहुत सारे लोग आए हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। सबके मन में चल रहा होगा कि खाना कब होगा, यहाँ तो कोई स्पीकर भी नहीं आया, सुमित कब से हमको पकाया जा रहा है। अभी यही बात मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। जय भीम साथियों, आज हम यहाँ बहुजन यूट्यूबर्स में दूसरे दिन आ पहुँचे हैं। दूसरे दिन भी काफ़ी दिलचस्प रहा। कई लोग आए हैं जो आज यहाँ पहली बार आए हैं, यानी उन्होंने कल की क्लास को मिस कर दिया, लेकिन आज भी सीखने को बहुत कुछ है। अभी हमारा एक सेशन हुआ जो न्यूज़ रिपोर्टिंग पर था, कैसे आप एक बेहतर न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, इस बारे में हमने एक बेहतरीन क्लास को अटेंड किया है। तो योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, स्टैंडिंग लाइक दिस, ऐसे भी नहीं ऐसा करके खड़ा हो, just relaxed. Relaxed is the best formula. You should be relaxed whether you are questioning, you should be relaxed whether you are interviewing, you should be relaxed whether you are anchoring or doing anything. आपके शरीर में आपके ठहराव होगा, आपकी भाषा में ठहराव होगा ना, तो आपके काम में झलकेगा। जल्दबाजी मत करो। होता है जब कोई भाग रहा है, भागते भागते बाइट लेनी है तो अलग बात है, उसमें जल्दी जल्दी सवाल पूछने हैं, जल्दी जल्दी कई चीज़ें जाननी है, लेकिन आपके पास समय है, रिलैक्स्ड हैं, तो हमेशा बेहतरीन तरीके से काम कीजिए। तो मुझे उम्मीद है इससे कुछ आपको समझ में आया होगा। 2-3 सवाल अगर किसी के हैं तो ले लेते हैं, फिर हम लंच करेंगे। बिरयानी है लंच में, वो रेडी है, हम लोग चलेंगे। तो एनीबडी हु वांट टू टेक क्वेश्चंस? यस हितेश। सर, जैसे हम लोग आपने एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग में, तो जैसे सर आपने उसमें एक्सप्लेन किया टाइप ऑफ रिपोर्टिंग में, तो उसमें 10 तरह के एक तरह से बीट के बारे में आपने बताया है। उसमें एक लीगल जो रिपोर्टिंग भी है वो भी होती है, जो पार्लियामेंट इसमें कोर्ट से संबंधित होती है। तो सर उसको क्या, उसका किस तरह से उसमें एंट्री होती है, कुछ उसके विषय में थोड़ा भी संक्षिप्त में बताइए। देखो, भारत में पत्रकार बनने के लिए किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसने डिग्री डिप्लोमा किया है वही पत्रकार बन सकता है। तो सब लोग पत्रकार बन सकते हैं। अभी उसकी कई ज़िलों में, कई जगह पर डीएम ने, कई जगह डीसी ने अपने इस तरह से नियम बना दिए हैं कि जो प्रोफेशनली ट्रेंड आदमी है वही आएंगे, क्योंकि भीड़ भी बहुत हो गई है यूट्यूब के नाम पे ना, तो अब लोग छांटने लगे हैं। तो हो सकता है जो नए कानून है उसमें एक परिभाषा आ जाए कि जो जर्नलिज्म में मास्टर्स होंगे या जर्नलिज्म में उन्होंने बेसिक कोर्स किए होंगे वही जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो आप किसी भी कोर्ट में जाएँ तो वहाँ आपके रिश्ते होने चाहिए, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपकी वकीलों से जान पहचान होनी चाहिए, आपकी वहाँ जो क्लर्क हैं, वहाँ जो कोर्ट में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो वॉचमैन हो, सबके साथ आपके अच्छे दोस्ताना रिश्ते होने चाहिए, है ना। क्योंकि अंदर अगर कोई वकील बैठा हुआ है और वो कह दे उसका पीए कि वो तो आया ही नहीं, वॉचमैन बता देगा कि आया हुआ है, अंदर ही है। तो आपको छोटे छोटे लिंक्स आपके अच्छे रिश्ते बना के रखने पड़ते हैं। आप कोर्ट में जाइए, वहाँ लोगों से आपकी दोस्ती कीजिए, रिश्ते निभाइए, चाय पीजिए, गप मारिए बैठ के,
बहुत कुछ करना पड़ता है रिपोर्टर को, तब जाके इन्फॉर्मेशन निकलती है, तब जाके बेहतरीन काम कर पाते हैं। तो इस तरह से आप लीगल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसमें फिर आपको कानून की समझ होनी चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो उसकी व्याख्याएं होती हैं, उसकी धाराएं होती हैं, वो स्पेकुलेशंस नहीं है। जैसे यूट्यूबर्स मीट के बारे में तुम स्पेकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोर्ट ने जो बोला है उसको तुम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अगर उसका इम्पैक्ट है उसके बारे में बात कर सकते हो कि अब जो है ये दिल्ली में जो है डीजल वाले वाहन बंद कर दिए गए, इसका क्या असर होगा। तो वो कौन सी मोटर व्हीकल एक्ट के इस सेक्शन के तहत हुआ है, वो सेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, वो कानून आपको मालूम होना चाहिए, और उसकी स्पेसिफिक क्या इम्पैक्ट होगा वो भी मालूम होना चाहिए। उस पर आप लोगों की लीगल बाइट्स कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में बात कर सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़ सकते हैं, जो कोर्ट के पुराने जजमेंट्स होते हैं, जैसे रिजर्वेशन पे इंदिरा साहनी जजमेंट है, नागराज जजमेंट है, मुकेश सहनी जो है वो एक जजमेंट है, अभी हमारे ओबीसी नीट वाला जो हमारा जजमेंट आया है। तो ये जो जजमेंट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, तो उसको आप पढ़िए, रेफरेंस रखिए, जितनी जानकारी उतना बेहतरीन काम। एक सवाल और लेते हैं। यस यस, उनको देते हैं, वो हमारे सीनियर आदमी। यस, अभी फिर लंच पे बात करते हैं। सर, कुछ असंवैधानिक शब्दों का जैसे प्रयोग होता है, जैसे दलित हुआ, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान शब्द नहीं है, इंडिया दैट इज़ भारत, मगर फिर भी बहुत सारे नेता इस बात का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो इस चीज़ पे क्या कर सकते हैं? देखिए, जो कानून के शब्द होते हैं, जब कानूनी कोई प्रक्रिया होती है तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे जब आप एफआईआर लिखवाएंगे तो वो अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का इस्तेमाल होता है, वहाँ दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। कोर्ट भी कई बार दलित शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादातर समय वो SC ST वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन प्रक्रिया जो शब्दों की है उसका इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है, लेकिन कई वर्ग, कई शब्द ऐसे होते हैं जो संवैधानिक या लीगल तौर पर उनका महत्व अलग है, नाम अलग है, लेकिन जनरल पब्लिक में उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो पॉपुलर कल्चर है, यानी जो लोग हैं वो उसमें उनकी भाषा में वो कौन सी पॉपुलर चीज़ है। तो जो हिंदुस्तान शब्द बोलने वाले हैं वो दरअसल ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग थे, जो उर्दू में बोलते थे उस समय। तो उर्दू भाषी जो लोग थे वो बोलते थे हिंदुस्तान, है ना, क्योंकि वो उधर से आए थे तो इधर को हिंदू बोलने लगे थे, तो वो पॉपुलर हो गया। तो बहुत सारे लोग आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। गलत नहीं है ये, मतलब अगर उसको हिंदू राष्ट्र से जोड़ोगे तो आपको गलत लगेगा, लेकिन एक शब्द है, भारत का नाम रहा है ना हिंदुस्तान। अब भारत को मतलब अलग अलग नाम से इस देश को जाना गया है ना। जम्बू द्वीप नाम था कभी भारत का, आर्याव्रत का भी नाम था भारत का, तो वो एक हिस्टोरिकल नाम भी है, ऐसा नहीं है, बट वो पॉपुलर नहीं है, वो उस तरह से लीगल नहीं है। तो जब भारत का नाम लिखा वो इसी वर्ड को हटाया गया, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो, वो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में जा रहा था, तो इसलिए उसको भारत हमारा जो नाम था। तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है। तो आपको कोशिश करें कि हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें। तो थैंक यू फॉर क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, आपका ही बिरयानी लेट हो रही है, मुझे कुछ नहीं। सभी साथियों को जय भीम। सर, जैसे कि रिपोर्टिंग में क्या ख्याल रखें, न्यूज़ सेंस और फैक्ट्स को लेके आप बताएं। तो जैसे कि आजकल लोग मोबाइल लेके सोशल मीडिया में गाली दे रहे हैं विदाउट सेंस, फिर बिना फैक्ट के बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया पत्रकारिता को बेहतर बना रहा है या बर्बाद किया जा रहा है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सब लोग मुझसे रिपोर्टिंग के अलावा सवाल पूछ रहे थे। हमें हमेशा, मैंने कल भी समझाया था कि जब भी है कोई सब्जेक्ट पे क्लास है या जब भी कोई हम कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब मतलब बाकी शब्दों पे डिस्कशन हम फिर चाय पे कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पे कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया क्या पत्रकारिता को बिगाड़ रहा है? जब तक वो कर रहे थे तो सब कुछ बढ़िया था, है ना। जब हम आ गए तो फिर ये आरोप लगाने लगे कि इससे पत्रकारिता ख़राब हो रही है, क्वालिटी ख़राब हो रही है। हमारे मित्र हैं गौरव पठानिया, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है ओरिजिन नाम से, एवर डुवर्ने डायरेक्टर हैं, बहुत सूरज एंगड़े ने भी, हमारे भाई ने उसमें काम किया है। हॉलीवुड की मूवी है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का किरदार
गौरव पठानिया ने निभाया है, वो बाबा साहब का किरदार किया। बहुत अच्छी मूवी, आप देखिए नेटफ्लिक्स पे, ओरिजिन नाम से। तो गौरव की एक कविता है, वो झूठन पर एक लाइन है, उससे आपको शायद ये समझ में आएगा कि जब तक झूठन खा रहे थे तब तक सब सही था, सब सही चल रहा था, लेकिन जिस दिन झूठन लिख दी तो बवाल मच गया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब है झूठन, उनकी आत्मकथा है। और जब वो झूठन खा रहे थे तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब झूठन को लिख के किताब के रूप में, आत्मकथा के रूप में दुनिया के इतने पॉपुलर कल्चर, वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है आज वो किताब, तो फिर क्या आरोप लगाने लगे कि इसमें दम नहीं है, कंटेंट में दम नहीं है, इनको तो लिखना नहीं आता, इनकी तो कहानियाँ ऐसी हैं। तो ये आरोप हमारे ऊपर भी आता है कि हम ज़्यादा एक्टिविज़म करते हैं, ज़्यादा जर्नलिज़म हम लोग नहीं करते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो टीवी पर काम कर रहे हैं, क्या वो जर्नलिज़म है? जो न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, क्या आप उसको जर्नलिज़म कहेंगे? क्या जो अखबार आज लिख रहे हैं, क्या वो जर्नलिज़म है? तो उनसे तुलना करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन लेबल से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो देखो बाकी लोग तमाशे वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम उनमें नहीं आते हैं, आप उनमें काउंट मत करो खुद को। आप भाई अम्बेडकराइट जर्नलिज्म लेगेसी के वारिस हो, आप उनसे कनेक्ट मत कीजिए, उनसे आप तुलना मत कीजिए जो बंदर की तरह उछल कूद करके वो रिपोर्टिंग करें। हम बहुत सेंसिबल काम कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को बेहतर मानो। और जब वो आपको लेबल दें, वो आपको ऐसा टैग लगा दें, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को किसी कार्यक्रम में ऐसे बोल के इंट्रोड्यूस कराया कि सौम्य चौहान इज ए दलित जर्नलिस्ट। तो मैंने बोला कि तुमने क्यों नहीं बताया तुम बामन जर्नलिस्ट हो? ये जो बराबर में बैठा है इसको क्यों नहीं बताया कि ये बनिया है? पैनल, वो एक बामन बनिया मेरे पैनल में थे। मैंने कहा व्हाई डिडंट यू इंट्रोड्यूस देम एज ए बनिया और ए बामन? तुमने मेरे को ही कैसे बोल दिया? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, तुम मेरे को कह रहे हो दलित जर्नलिस्ट है, तुम मेरे को लेबल कर रहे हो ताकि मैं सीमित हो जाऊँ। बाबा साहब को क्या बोला? दलितों का नेता। तो वो लेबल करते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे सवाल में सच्चाई है कि वो भीड़ भी बढ़ गई है। मतलब आजकल आप देखेंगे तो कोई भी ऐरा गैरा उठ के मोबाइल उठा के और माइक लेके वो चला गया है, कुछ भी बोल रहा है, लफाजी कर रहा है, तो वो जर्नलिज्म नहीं है। और उनमें अपने आप को काउंट नहीं करो, अच्छा काम करो, सिंसेरिटी के साथ काम करो, और अपने आप को एज ए कम्युनिटी मीडिया पर्सन, है ना, कम्युनिटी जर्नलिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करो, ताकि देश दुनिया में आप बेहतर नाम कमाएं, बेहतर काम करें। सिंसेरिटी के साथ करो, भीड़ के साथ हमारी तुलना ही नहीं है। सो डोंट compare yourself with those idiots, those who are doing such kind of nonsense work. We are the torch bearer of Ambedkarite legacy. तो खुद को प्राउडली अम्बेडकराइट जर्नलिस्ट बोल सकते हैं, खुद को प्राउडली बहुजन मीडिया के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दलित मीडिया के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उनसे तुलना का कोई मतलब नहीं है। जो भीड़ है वो छट जाती है। आप देखेंगे वो 2-3 साल में उनके बंद हो जाते हैं चैनल, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। आप लोग तभी टिक पाएंगे जब आप अच्छा काम कर रहे होंगे, है ना। सो बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।